हाइड्रोकार्बन जो आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आप समझिए हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़ना है आपको। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ वो कंपाउंड्स पढ़ने हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है, राइट? इसीलिए इसका नाम रखा है हाइड्रोकार्बन। इसमें आपके पास कौन कौन आएंगे? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और जिसके पीछे एल्केन है वो आ गया इसमें, बेशक साइक्लो हो बेशक कुछ हो। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और इसको एरीन बोलते हैं वैसे कॉमनली, बट मैं बेंजीन बोल रही हूँ कि तुम फिर एरीन में फिर फैल जाओगे क्या है। दोबारा से आइसोमेरिज्म आएगा, दोबारा से नॉमेनक्लेचर आएगा, इसका सारा आइसोमेरिज्म आएगा, इसका सब दोबारा आएगा। पढ़ाऊंगी नहीं, आपको पता है कहाँ से पढ़ना है, मैं करा चुकी। इस चैप्टर का 10% हिस्सा मैं करा चुकी हूँ। नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, क्वेश्चंस आएंगे टेस्ट में बिना बताए आएंगे, क्योंकि अब आपको प्रोड्यूस करना है। सो हाइड्रोकार्बन में हम 3 दिन शायद लगाएंगे एल्केन पे, फिर डिपेंड करेगा आगे जैसे, राइट? 3 डेज ऑलमोस्ट लग जाएंगे एल्केन्स पे। तो अब मैं सबसे पहले पकड़ती हूँ एल्केन्स। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला यू नो, नॉमेनक्लेचर यू नो, कॉम्प्लेक्स एल्केन वगैरह वगैरह एनसीईआरटी में पूरा 1.5 पेज उस पर दिया है, हम कर चुके। मैं सीधे उस हिस्से पे आनी हूँ जो हमने नहीं किया, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स लैब में कैसे बनते होंगे, या मेरी डे टू डे लाइफ में वैक्स इज एल्केन, एलपीजी गैस सिलेंडर में एल्केन है, सीएनजी में एल्केन है, बहुत सी चीज़ों में एल्केन मुझे दिखता है। ये लैब में कैसे बनाए जाते होंगे, मुझे ज़रूरी क्यों है एल्केन, ये सब एल्केन से रिलेटेड A to Z आपको यहाँ दे दिया जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ है, हम एल्केन बनाते कैसे हैं। रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्लास 10th। आप एल्काइन उठा लाओ, आप एल्कीन उठा लाओ, यहाँ से एक एक चीज नोट होगी, चाहे घर जाके चाहे यहाँ, योर विश, बट ये एक साथ कहीं नहीं मिलता क्लास नोट्स के अलावा। सो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में एल्कीन आ जाएगा और एल्काइन आ जाएगा, 1 पाई बॉन्ड आ जाएगा, 2 पाई बॉन्ड आ जाएंगे, 2 पाई बॉन्ड दूर दूर भी आ जाएंगे, ब्यूटाडाइन भी आ सकता है। कहीं भी आपको अनसैचुरेशन दिखाई दे, एवरीवन अनसैचुरेशन दिख रही है, तो अनसैचुरेशन जहां भी दिखाई दे, पाई बॉन्ड इज वीक। HOH करा चुकी हूं मैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। पाई बॉन्ड कमजोर, एक बॉन्ड टूटा, उसकी जगह कौन 2 लगे, समझ लो पहले बच्चों, 2 सिग्मा बॉन्ड, एनर्जी रिलीज्ड। एक और पाई बॉन्ड टूटा, 2 और सिग्मा बॉन्ड बने, तो कुल मिला के कितने सिग्मा बॉन्ड बने? 4। चारों जगह कौन लगा? हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी? ऑर्गेनिक में आप पूछने वाले से बैलेंसिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। असली क्वेश्चन ये बनेंगे, मोल कॉन्सेप्ट में ये रिएक्शन नहीं दे पा रही थी मैं, दिया भी है मैंने एक जगह, तो रिएक्शन डाल के दिया, आपको लगा हाँ इसके 1 मोल के साथ इसका 2 मोल, खट 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 आंसर कर गए आप। अब आप जब जेई में पास्ट ईयर में देखेंगे तो आपको दिखेगा इसका 2 नहीं दे रखा। अब हाइड्रोकार्बन चैप्टर तुमने पढ़ लिया, तुमको पता चल गया 2 पाई बॉन्ड तोड़े गए हैं, उसकी जगह 4 सिग्मा बॉन्ड बने होंगे, तो इसके आगे नंबर ऑफ मोल्स 2 तुमने लगाना है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इनऑर्गेनिक में दिया जाता है, क्योंकि उसमें हर एक में अलग बैलेंसिंग का कोई लॉजिक नहीं है, बस इसके साथ ये इतना रिएक्ट किया और ये बना। ऑर्गेनिक में बहुत लॉजिकल बैलेंसिंग चलेगी, इसीलिए ऑर्गेनिक की बैलेंसिंग कभी मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ना टोकेंगे आपने बैलेंसिंग नहीं दी, दैट इज योर जॉब। बट अभी शुरुआत है तो सिखाऊंगी। तो कितने मोल हाइड्रोजन लगेंगे एक ब्यूटाइन के लिए? 2 मोल। पहले 1 पाई बॉन्ड तोड़ो, 1 हाइड्रोजन लगाओ, फिर दूसरा पाई बॉन्ड तोड़ो, 1 हाइड्रोजन लगाओ। 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो मेरे को कितने मोल्स लगेंगे हाइड्रोजन के? वो दिखाई देगा 2 मोल्स, बट वो आपको भी लिखा नहीं मिलेगा। कैटलिस्ट, रेने निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, सब कुछ क्लास 12th में आएगा। 3 चैप्टर्स हैं कैटलिस्ट के काम पे। रेट ऑफ रिएक्शन, काइनेटिक्स पढ़ेंगे, देन हम D&F ब्लॉक पढ़ेंगे, देन हम कुछ और चीज़ें भी आएंगी। कैटलिस्ट ऐसा क्या करता है कि रिएक्शन जो 50 साल में होना है वो 1 घंटे में हो जाता है, वो सब क्लास 12th में आएगा। बट कैटलिस्ट इज समथिंग मैजिकल। बना दी एल्केन, तो एल्केन की प्रेपरेशन तो हो गई, मैं लैब में जाने लायक हूँ। भाई कोई भी एल्काइन, अगर आपको ब्यूटेन बनाना है, आप मेरे से क्या मांगोगे? ब्यूटाइन दे दो या ब्यूटीन दे दो, दोनों में से कुछ भी दे दो, मैं एल्केन बना सकती हूँ
प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जो मांगोगे। पहली प्रिपरेशन याद हो गई। इसमें अगर आप रेने निकल, ये एक टाइप का निकल होता है, राइट? जैसे आपने सुना होगा जिंक स्क्रैप, कॉपर टर्निंग्स। कॉपर टर्निंग वर्ड सुना है कभी आपने? तो कॉपर टर्निंग्स वर्ड, जिंक टर्निंग्स वर्ड, टर्निंग मतलब छिलके जैसा कुछ। तो अगर आप लैब में देखेंगे तो कॉपर के छिलके से नजर आते हैं, बहुत पतले पतले से, पेपर लाइक, उनको बोलते हैं टर्निंग्स। ऐसे ही रेने निकल भी एक तरह का निकल होता है, इसमें कुछ खास होता है, वो धीरे धीरे आपके आगे आएगा, सब कुछ आज नहीं। अगर रेने निकल यूज करते हो इस रिएक्शन में सिर्फ, तो इस रिएक्शन का नाम क्या है? सेबेटियर-सेंडरसन रिएक्शन, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। इन लोगों ने पहली बार ये रिएक्शन रेने निकल को यूज करके बनाया, रजिस्टर किया अपने नाम पे। तो इस रिएक्शन को आप सेंडरसन सेबेटियर्स नाम से हमेशा जाने जाएंगे। आपको ये रिएक्शन हमेशा इसी नाम से पूछा जा सकता है। ब्लू कलर से अगर कोई चीज़ मैंने इस स्लाइड पे लिखी है तो वो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको कंपटीशन में ये पता होना चाहिए। तो ये आपके लिए नेम रिएक्शन है। क्लियर सबको? एल्केन बनाने की पहली मेथड याद रहेगी। अब चेक दिस, मेरा सवाल क्या है? अगर मैं अब इसमें क्वेश्चन क्या आएंगे? ये है आपका पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन। स्कूल में क्या आएगा? डायरेक्ट गिव द प्रोडक्ट। आपको एक अनसैचुरेटेड एल्कीन, एल्काइन कुछ भी दिया, कैटलिस्ट लिखा, क्वेश्चन मार्क, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। आप कंप्लीट कर दोगे। जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव में जाते हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा, इतना सिंपल नहीं। वहां पूछेंगे अगर मेरे को सेबेटियर-सेंडरसन रिएक्शन करना है या मेरे को अनसैचुरेटेड एल्कीन से एल्केन बनाना है, चूज इन चारों में से कौन सा सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, राइट? एक है ब्यूट 1-इन, एक है ब्यूट 2-इन। ये बहुत अच्छे सवालों में से है। मुझे ब्यूटेन बनाने के लिए मोस्ट सूटेबल रिएजेंट सिलेक्ट करके दो, तो उसमें ब्यूट 1-इन होगा और ब्यूट 2-इन होगा। आंसर आपके सामने लिखा है। लेस रिएक्टिव ये है तो मैं इसको तो नहीं चूज करूंगी, क्योंकि लेस रिएक्टिव चूज करके इंडस्ट्रियलिस्ट अगर ब्यूटेन, आपको पता है आइसो ब्यूटेन होता है एलपीजी के अंदर, किसी और चीज में ब्यूटेन है आपको बनाना है, एन ब्यूटेन भी होता है। आप एन ब्यूटेन बनाने में कम खर्चा करना चाहोगे ताकि आप सस्ता बेच सको। अब ये जो लेस रिएक्टिव है, इससे मैं ब्यूटेन बनाने चलूँ, पहले तो इसको उठाने में मेरे को टाइम लग जाएगा। भाई उठ रिएक्ट करना है, उसके मेरे को टेम्परेचर देना पड़े, प्रेशर देना पड़े, इसको स्टेयर करना पड़े, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। आई विल अवॉइड, I will take those which are ready to react and give me product to save my time, money, energy, everything. So why this is more reactive in this reaction? Why not this? Guess. बिल्कुल अल्फा हाइड्रोजन। कंप्लीट करो पूरी जीओसी। आपको यही बोला है, जीओसी सारा इस चैप्टर को, आगे 5 चैप्टर को वही डिसाइड करेगा। हाँ तो क्या टर्मिनल एल्कीन, कंप्लीट कर दो सेंटेंस को, सब सही बोल रहे हैं। टर्मिनल एल्कीन इज लेस स्टेबल। ओके, तो लेस स्टेबल है तो जल्दी रिएक्ट करेगा। मेरे को डरो मत ना, सेंटेंस कंप्लीट करो। मेरे ये कहाँ से स्टेबल हो गया? ये तो बहुत रिएक्टिव होगा, तपाक से जाएगा। मेरा सवाल क्या होना चाहिए? क्यों ये लेस रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव क्यों है, ये लेस स्टेबल क्यों है? फिर आपका जवाब आएगा इसमें अल्फा हाइड्रोजन थे 2, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल करने के लिए 2 ही अल्फा हाइड्रोजन कूदे। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल करने के लिए कितना अल्फा हाइड्रोजन कूदे? 6। अब 6 अल्फा हाइड्रोजन्स की वजह से ये वाला एल्कीन काफी स्टेबल था, इसीलिए लेस रिएक्टिव था। पाई बॉन्ड मिला ही नहीं हाइड्रोजन को, निकल की पीठ पे बैठ के आया हाइड्रोजन। पाई बॉन्ड कभी इधर है 3 फॉर्म में इधर है। उस निकल की पीठ पे बैठ के जो हाइड्रोजन आया है वो किसको तोड़े? पाई बॉन्ड मिला ही नहीं उसको। और इसमें पाई बॉन्ड सिर्फ 2 बार डीलोकलाइज हुआ, इसमें चांस है लपक के पकड़ लेगा। दिस इज रोल ऑफ जीओसी इन एवरी क्वेश्चन। नाउ किसी क्वेश्चन का प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, चूज एनीथिंग आप जीओसी के बिना नहीं कर पाओगे। अगर किसी ने हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पढ़ा, एल्कीन की स्टेबिलिटी नहीं पढ़ी, पहले रिएक्शन में धाराशायी हो गए हम, क्योंकि ऊपर वाली चीज तो कोई नहीं पूछ रहा स्कूल के अलावा। कंपटीशन में तो ये पूछा जाएगा इन 10 एल्कीन में से कितने एल्कीन इससे ज्यादा रिएक्टिव होंगे अंडर दिस रिएक्शन। ये है जेई और नीट का क्वेश्चन। तो अब आपको पता है टर्मिन अब कौन सा दे रखा होगा, उसके मुकाबले आप हाइपर कॉन्जुगेशन मैच कराओगे और फिर देखोगे। इसीलिए अब डीपीपीज का साइज बड़ा होगा। इसीलिए आपको बोला जाता है कि पहले ही लेक्चर में पता चल जाएगा जीओसी प्लेज ग्रेट रोल।
सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ गई, उसमें से एक ही टिपिकल क्वेश्चन काइंड ऑफ पूछा जा सकता था, मैंने पूछ लिया। दूसरी प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। नॉमेनक्लेचर में आप सबको पता है एल्काइल हैलाइड क्या होता है, आर एक्स। एल्केन से एक एच हटाया और उसकी जगह कोई भी एक हेलोजन लगा दिया, उसको कहते हैं एल्काइल हैलाइड। जैसे कि CH3, CH2, CH2, Cl। इसका IUPAC नेम 1-क्लोरोप्रोपेन, क्वेश्चन में ये मिलेगा, ठीक है, नाम मिलेगा। सो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, तो सबसे पहले एल्केन में से एक एच हटाया, उसकी जगह एक हेलोजन लगाया, आपको मिल गया एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड तुमको मैं एक लाके देती हूं, ऐसा क्या करूं, एक्स कोई भी हेलोजन मान लेना जिससे एल्केन बन जाए। क्या करना पड़ रहा है मेरे को, किसको हटा के क्या लाना है, किसको हटाना है, हेलोजन को हटाओ, उसकी जगह कौन लाओ, तो कुछ भी करके बस हेलोजन हटा के उसकी जगह हाइड्रोजन ले आओ, ये करना है। तो दिमाग में ये रखो करना क्या है, फिर नाम देने बड़े आसान होंगे मुझे। पहला रिएक्शन फ्रैंकलिन के नाम से जाना है, नेम रिएक्शन की बारिश होगी आप पे। तो दूसरा रिएक्शन मेरे पास इसमें आ गया फ्रैंकलिन। पहला कौन सा था, सेबेटियर-सैंडरसन रिएक्शन, दूसरा कौन सा है, फ्रैंकलिन रिएक्शन। फ्रैंकलिन रिएक्शन पहले समझेंगे, ये दोनों तीनों रिएक्शन आप मेरे साथ पहले समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चन इकट्ठे करेंगे, नोट भी करना है। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, क्या लगता है इस जनरल फॉर्मूले से दोनों एल्काइल हैलाइड मैंने सिमिलर लिए? अगर मैंने डिसिमिलर लेने होते तो मैं डैश लगाती, मैंने डैश नहीं लगाया। अगर मैंने डैश नहीं लगाया, इसका मतलब मेरे सामने अभी एक न्यू कमर बैठा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसीलिए उसके लिए मेरे को इसको 2 बार लिखना है। जब आप पुराने हो जाएंगे इसमें, मैं 2 बार नहीं लिखूंगी, बैलेंसिंग नहीं दे रही मैं, आपको खुद याद होगा भाई फ्रैंकलिन में तो जिंक 2 मॉलिक्यूल एक जैसे एल्काइल हैलाइड को पकड़ता है, स्लो स्लो, यही धीरे धीरे आपके सामने आएगा। फर्स्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ सेम एल्काइल हैलाइड के सामने तुम जिंक ले आओ। जिंक की लाइफ का एक ही मोटिव है पूरी ऑर्गेनिक में, दैट्स व्हाई वी से ऑर्गेनिक में सब कुछ बहुत लॉजिकल चलेगा, कहीं आप ये नहीं खास सुनोगे यहां पे जिंक ने कुछ और कर दिया, नहीं। जिंक पूरी ऑर्गेनिक में एक ही काम करता है, इसको जल्दी से अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से किस में जाना है, +2। क्या हुआ खुद का, सामने वाले का? हाइड्रोजन का एडिशन भी तो रिडक्शन ही होता है। क्लास 10th में रिडक्शन क्या पढ़ाया है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लास 11th में रिडक्शन क्या पढ़ाया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा। जिंक का पूरी 12th के एंड तक ऑर्गेनिक में आपको क्या नाम याद, क्या बिहेवियर याद रखना है, कुछ भी करके ये 2 स्पीशीज अपने साथ नेगेटिव लेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, उसको बस जिंक 2 पॉजिटिव बनाने से मतलब है। जब जिंक की भूख थी, मेरे को जिंक 2 पॉजिटिव बनना है। अच्छा क्यों बनना है जिंक, 4s2 निकलते इसकी स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, 3s2 3p6 3d10, राइट। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, जिंक का +2 बनना बनता है, डेस्परेट है वो, हीट प्रेशर कुछ नहीं लाई मैं, सिर्फ जिंक दे दो। जिंक दिया, ये क्या करेगा, अपने आजू बाजू खोजेगा, मेरे को 2 हेलोजन दे दो, 1 और 2, दोनों एक्स इसने ले लिए, उसके साथ आयोनिक बॉन्ड बनाने की कोशिश करी। जैसे इसने देखा 2 हेलोजन है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन मांगेंगे, मैंने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए, हेलोजन ने एक एक ने अपने पास -1 बना के बांट लिए। जिंक क्लोराइड, जिंक ब्रोमाइड, व्हाटएवर, जिंक आयोडाइड नाम का आयोनिक कंपाउंड बन गया, जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी +2 और हेलोजन की होती है -1 ईच। जिंक ने नहीं देखा आर की तरफ, जिंक बिल्कुल अर्जुन का केस जो है ना, मछली की आंख, वो एक ही चीज देखता है, सामने तुम कुछ भी ले आओ, मेरे को एक ही चीज चाहिए, 2 नेगेटिव चार्ज, चाहे उससे मेरे को 2 हेलोजन निकालनी पड़े। 3 दिन बाद यही जिंक 1 ऑक्सीजन निकालेगा किसी से, मेरे को बस -2 चाहिए, कैसे भी चाहिए। तो एल्काइल हैलाइड ने नहीं तय किया हम 2 एक साथ चलेंगे, एल्काइल हैलाइड तो एक ही गया था, जिंक ने कहा बेटा 2 आओ, मेरे को 2 चाहिए, तो फिर वो
अपना ही दूसरा भाई उठा के लाया, दोनों एक साथ आ रहे हैं जी आपके पास। आप जिंक X2 बना के निकलो, जैसे ही वो निकले 2 R अकेले पड़ गए। हमारा तो वैलेंसी पूरी नहीं है। R एल्काइल मतलब क्या, एक H गायब, एल्काइल मतलब एक बॉन्ड गायब। ये दोनों क्या कर लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना मेरे पास, R और R, CH3 और CH3 समझ लो, ला रही हूं मैं नीचे, बट फिर भी क्या बन गया मेरे पास। मैं शुरू मिथाइल से हुई थी, एंड किस पे हुई, इथेन से, बन गया ना एल्केन, राइट। तो अगले साल एल्काइल हैलाइड के चैप्टर में रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड में सिर्फ एक लाइन लिखी होगी, विद जिंक दे गिव एल्केन्स, ब्रैकेट में एज डन प्रीवियसली इन यूनिट हाइड्रोकार्बन, पलटो पीछे। तो ये चाहिए होगा मेरे को, फर्स्ट डे ही चाहिए होगा, मतलब फर्स्ट चैप्टर में। सो अब आपके पास फ्रैंकलिन रिएक्शन का थ्योरी आ गई, इसको करके देखते हैं। अब इसमें जैसे ही फ्रैंकलिन रिएक्शन आप लोगों को समझ आ गया, याद हो गया, लॉजिक लग गया, तो देखिए मैंने क्या किया। अब कोई कह नहीं सकता मैम दूसरा आर कहां से आया, तुम्हें पता होना चाहिए जिंक 2 मांगता है, अपने आप पढ़ते ही तुम्हें पता होना चाहिए यहां 2 लगेगा। नेवर आस्क मी इन माय टेस्ट मैम 2 है कि नहीं, ये बता दो बस। अथॉरिटीज नहीं देती तो मैं भी नहीं दे सकती। ये अंडरस्टूड है, मेटल के साथ 2 RI आएंगे और वो क्या बनाएंगे, दिस। अच्छा यहां लिखा हुआ है सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, क्लियर। फ्रैंक RCl। अब क्या लाई हूं मैं, जिंक। तो अगर मैंने सिर्फ जिंक दिया होता तो क्या होता, यू नो दैट, क्या होता, एल्केन बनता। अब मेरे को कुछ और चाहिए, और कुछ उस एल्केन के बारे में कुछ खास जो ऊपर था, हाथ दुख गया है भाई, जो एल्केन बन रहा है उसमें, और बिफोर एंड आफ्टर में, नहीं 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 नहीं, और कुछ बिफोर एंड आफ्टर, और कुछ, ठीक है सही दे रहे हो, और कुछ एल्काइल से एल्केन बना, और कुछ खास, रुको 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 रुको, निकलवाती हूँ, निकलवाना मजबूरी, क्योंकि टेक्निकली वही बोला जाएगा आगे। अब क्लियर है सबको क्या लिख रही हूं मैं। प्लीज डोंट लुक एट जिंक क्लोराइड। अब तुम ये 2 साल नहीं बोलोगे जिंक का, ये मुझे पता है, एक्सपीरियंस है मेरा। जिंक मैं तुमसे दोबारा पूछने भी वाली नहीं, बच्चे पकड़ लेते हैं उसको। बिफोर एंड आफ्टर में, ऑर्गेनिक में सिर्फ कार्बन वाली चीज को देखना शुरू करिए जब भी कोई पूछे बिफोर एंड आफ्टर। कुछ और शब्द बोलना चाहोगे, क्या हुआ, और कुछ, जिंक क्लोराइड है ही नहीं जिंदगी में, ओके। और कुछ, और कुछ, बिफोर एंड कार्बन का नंबर कितना, ये मेरा तरीका है तुम लोगों को याद कराने का। तुम्हें 2-3 दिन में पता चलेगा ये एक्सरसाइज तुमको कितना हेल्प कर रही है। सर कितना बढ़ा, 1 कार्बन, दूसरे में 2 बढ़ गए, डबल, थैंक यू वेरी मच, डुप्लीकेट वार। ये आपको की गल, कुछ प्रॉब्लम, सो यहां पे R डुप्लीकेट हुआ। आप ये मत सोचो आपको R दे के पूछेंगे, अगर मैंने मिथाइल क्लोराइड दिया तो इथेन बनेगा, अगर मैंने इथाइल क्लोराइड दिया तो ब्यूटेन बनेगा। ये थोड़ी पूछेंगे, पूछेंगे ये बेटा कुछ ऐसा बनाना है फ्रैंकलिन रिएक्शन से, बताओ कौन सा एल्काइल लाइड लोगे। हाँ जी जसमें कौन सा एल्काइल लाइड लोगे अगर मेरे को ये बनाना है फ्रैंकलिन से, जिंक वाले से। डुप्लीकेट होता है तो मैं देखूंगी इसमें 2 बराबर हिस्से काट दूंगी। क्वेश्चन ये है बड़ा बेसिक सा, 2 इक्वल हिस्से कट गए, देखो 1 2 3 1 2 3। भाई क्लोरोप्रोपेन लेंगे, इसमें क्या था, क्यों मैंने शेप चाहे कितनी खतरनाक दी, था तो हेक्सेन। हेक्सेन अगर फ्रैंकलिन से बनाना है तो मेरे को क्लोरोप्रोपेन लेना पड़ेगा। दिस इज द क्वेश्चन आई विल कम व्हेन आई विल फिनिश मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन कराएंगे तो उसको 25 क्वेश्चन तो कराऊंगी। दिस इज ऑल अबाउट DPP1। आज नहीं दी है हाइड्रोकार्बन की, ये तो स्टीरियो की दी है जो अगली क्लास में मिलेगी। आज तो बहुत कम होना है इसलिए आज नहीं दे रहे वो। आप समझ रहे हैं, डुप्लीकेट वर्ड अपने नोट्स में लिख लीजिए। फ्रैंकलिन में एल्काइल ग्रुप का डबल होना तय है, डबल, एग्जैक्टली डबल। जी
अगला क्वेश्चन ये ऑड बन कैसे सकता है? डबल में ऑड होता है कुछ की गल? मैथ्स किसी भी चीज को तुम 2 से मल्टीप्लाई करो, डबल करो, ऑड आता है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. हाउ कैन यू प्रिपेयर प्रोपेन फ्रॉम दिस मेथड? सॉरी सर, इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बिकॉज इसमें आर डुप्लीकेट होता है. प्रोपेन बन ही नहीं सकता इस मेथड से. राइट यही सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. इसमें आपसे यही गलत कराना था तो उसने सस्पेंस किल कर दिया. आधे लोग बना भी देते प्रोपेन इससे. हाँ सेम डाउट था जो उससे बात कर रहे थे. नहीं अच्छा वैसे अगर ये इसने ना पूछा होता 1-2 स्लाइड बाद वो मिलेगा. हाँ और तुम में से आधी जनता प्रोपेन बनाती. मैंने क्यों नहीं अभी पूछा, एंड में क्यों पूछती हूँ? आई वेट कि भूल जाओ. फिर एम्बेरस करने में मजा आता है थोड़ा सा जब सामने वाला भूल जाए. जब सही कर रहे हो मेरा तो मजा खराब हो जाता है जब सारे सवाल सही आ जाते हैं. मेरी वो क्लास हैपनिंग थोड़ी होती जिसमें आप गलती ना करें. गलती करे बिना आप सीखते नहीं है. अब फर्क बी में ए. अब फ्रैंकलैंड आई होप थोड़ा बहुत याद रहेगा आपको. अब दूसरी मेथड जो है, दूसरी कैसे? एल्काइल हैलाइड से ही दूसरा तरीका ला रही हूं मैं. तो एल्काइल हैलाइड से दूसरे तरीके में अब के मैंने जिंक अकेला नहीं उठाया. अब के मैंने जिंक किसके साथ उठाया है? एसिड HCl के साथ. क्लास 10th में मेटल एंड नॉन मेटल नाम का चैप्टर था. बस पहले उसके सवाल का जवाब. मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है? सो अगर मैंने जिंक को HCl के साथ मिला दिया तो अब जिंक की रिक्वायरमेंट इस HCl ने पूरी कर दी. क्या पूरी कर दी? जिंक भाई तेरा एक ही काम था, दफाओ. दूसरी चीज क्या निकली? जब 2 HCl लगे होंगे Cl2 देने में, H2. अब ये H2 गया इसके पास, इसको रिप्लेस किया, इसीलिए यहां डुप्लीकेशन नहीं हुआ. यहीं पे ऑर्गेनिक के लिए थोड़ी सी समस्या है. जिंक अकेला था तो ये, जिंक के साथ HCl लिया तो ये, जिंक के साथ H2O2 लिया तो कुछ और, जिंक के साथ वाटर लिया तो कुछ और. चारों इसी चैप्टर में आएंगे. जिंक अकेला होगा तो डुप्लीकेशन आएगा, जिंक HCl के साथ आएगा तो डुप्लीकेशन नहीं होगा. वो Cl हटा और ये H लगा बस. अब जो तुम लोग पूछ रहे थे वो मैंने यहां तक के लिए रखा था, बट गुड दैट समबडी ऑफ अस आस्क्ड. फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन क्या आएगा? प्रिडिक्ट प्रोडक्ट. ये कैटेगरी धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट होती जाएगी. आप कहोगे आगे आगे में पेंटीन बन रहा है, फिर कहेंगे नहीं पेंटीन ने 2 बने, एक सिस पेंटीन एक ट्रांस पेंटीन. तो आपकी तरफ से तो प्रोडक्ट बना एक पेंटीन, बट आंसर आया 2. ओहो भूल गए, पेंट 3 इन या 2 इन में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी होता है. हाँ प्रोडक्ट 2 थे. फिर जब तीसरा आइसोमेरिज्म भी पढ़ा दूंगी ना ऑप्टिकल, तो आपके प्रोडक्ट 6 हो जाएंगे क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर्स भी सोचने पड़ेंगे. तो ऐसे करते करते ये आपका कॉम्प्लिकेट होता जाएगा. इनकरेक्ट लिखा है इन दोनों में. पहले तो मैं चेक कर लूँ सबको याद है कि नहीं फर्क. अब जो जेन्युइनली आद्या का सवाल आया और कई सालों से ये सवाल आता है जब हम ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, राइट ऑल प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स. ये सोशल स्टडीज का सवाल हो सकता है, केमिस्ट्री का नहीं हो सकता कि भाई लिखो सारे फैक्टर्स उस जमाने में क्या क्या थे. नहीं, नेवर एक्सपेक्ट कि कोई कहेगा राइट एनी 2 प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स. सॉरी, दिस इज नॉट द क्वेश्चन. क्वेश्चन जो अगर जेई लेवल की मैं बात करूं, अभी जितना पढ़ाया उसमें तो क्या ही जेई लेवल दूंगी, बट ये एक ही रिएक्टेंट दिया होगा ए, एक में लिखा होगा जिंक विद HCl और एक में लिखा होगा अकेला जिंक. और ये प्रोडक्ट ना दे के आपको, इसको तो ए क्या ही दूं, छोड़ो, यहां दिया होगा B और C और 4 ऑप्शन होंगे. B और C आर सेम, आइडेंटिकल, या A और B जो भी दे दें. नहीं जी आइडेंटिकल नहीं है, B ये होगा C ये होगा. तीसरा ऑप्शन होगा नहीं B ये होगा C ये होगा. चौथा ऑप्शन होगा B और C आर एक्चुअली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. आपने आइसोमेरिज्म छोड़ दिया, अरे एक टॉपिक छोड़ देते हैं बाकी तो कर लेते हैं. आइसोमेरिज्म छोड़ दिया, क्वेश्चन गया. अब आपको पता, अगर आपको इन दोनों का फर्क पता है तो B और C बता दोगे. ये एक आसान क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है. दिस इज नॉट, अभी ये दोनों मत बताना, A और B बताओ. वही है ऊपर वाला. तो यहां मैंने ये क्यों बना के रखा है? बच्चे मेरे से पूछते हैं क्वेश्चन क्या आएगा. जब 3 ही प्रिपरेशन हुई है तो मैं 2 ही एरो बना पाई. अगले जो स्लाइड्स पे प्रिपरेशन आ रही हैं अगर वो भी हो जाएंगी, जो अगली क्लास में हो जाएंगी, मैं ये भी दे दूंगी. हमारे पास एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस चल रहे थे. उस हिस्से की मैं बात करूं तो वुड्स रिएक्शन मेरे को सबसे पॉपुलर रिएक्शन पकड़ना है. जो भी कुछ बताया था वो थोड़ा सा इंट्रो दिया था, थोड़ा सा आधी अधूरी इंफॉर्मेशन की जो बहुत नुकसान भी करती है. तो आज इसको कंप्लीट करते हैं.
वुड्स आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास एल्काइल हैलाइड को आपने क्या दिया, Na। ये 2 हमने अभी लिख दिया, थोड़ी देर बाद हटा देंगे। सोडियम, सोडियम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, इट इज विग्रसली रिएक्टिंग विद एयर, मॉइस्चर, वाटर, एवरीथिंग। इट कैचेस फायर द मोमेंट इट कम्स इनटू एयर। तो पहले तो मेरे को सोडियम को स्टोर करना और उसको रिएक्शन के अंदर लेके आना ही एक बिग डील है। दैट इज वाई सोडियम इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल। फिर हम फिल्टर पेपर पे लाते हैं केरोसिन ऑयल, उसका अच्छे से बहुत इत्मीनान से उसका केरोसिन ऑयल ड्राई किया जाता है और उसका एक छोटा सा टुकड़ा उठा के ड्राई ईथर मेंटेन करना पड़ता है मेरे को टेस्ट ट्यूब कंडीशंस में, राइट। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही आप सोडियम उठा के सीधे टेस्ट ट्यूब में डालोगे। टेस्ट ट्यूब में जो भी अल्काइल हैलाइड की सॉल्यूशन है उसके अंदर ये गया और जाते ही इसने क्या किया, सोडियम बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव या सोडियम बीइंग डेस्परेट फॉर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये सबसे पहले काम क्या करने की कोशिश कर रहा होगा, हम सोचते हैं इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़ा है। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़ा है, या तो वो एक देना चाहेगा या वो एक दे सके, ऐसा कोई जगह ढूंढेगा किसी को वो दे सके। लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था अभी मैकेनिज्म पे हम कमेंट नहीं कर सकते, जब आप समझने लायक होंगे तब वो कराया जाएगा, डेफिनेटली कराया जाएगा, क्वेश्चंस हैं डीपीपी में। सो मैकेनिज्म को लेके अभी मैं कोई कमेंट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इकलौता एक रिएक्शन हमारे पास ऐसा है जिसका मैकेनिज्म आज तक भी डाइसी है। कुछ इससे जवाब आ रहा है तो कुछ इससे जवाब आ रहा है। सो क्या बन रहा है पता नहीं, स्टिल आई विल ब्रिंग सम पार्ट ऑफ इट। सो अभी क्या हुआ होगा, अभी हम वैसे ही सोचते हैं, मैकेनिज्म नहीं पता हमको, हमें इतना पता है सोडियम की इच्छा है वो कैटायन बनाए, ये मैं कह सकती हूँ। वहीं पर क्लोरीन या हेलोजन कोई भी, उसकी क्या इच्छा है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज्ड इज वेरी हाई, उसकी इच्छा है वो एनायन बनाए। तो ये कैटायन ये एनायन बन के मिल के एक बहुत बढ़िया स्टेबल सॉल्ट बनाते हैं NaCl, जो बन गया। लेकिन जब एक Cl निकला तो यहाँ पर ये एक चीज अधूरी छूट गई, चाहे ये कार्बो एनायन छूटता, कार्बो कैटायन छूटता, चाहे रेडिकल छूटता, कुछ भी छूटता, ये स्टेबल नहीं था। ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट बना, इसको इतनी बुरी हालत होगी स्टेबिलिटी के लिए, ये क्या करेगा, या तो वापस मांगेगा, बट NaCl इज सच स्टेबल आयनिक बॉन्ड, इसने Cl वापस नहीं दिया। यहां पर जो चीज रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनी होगी वो क्या करे, उसके सामने आया दूसरा एल्काइल हैलाइड, उसने कहा तुम भी निकलो सोडियम के साथ। रेदर सोडियम ने सारे हेलोजन खींच लिए ऑलरेडी, और ये दोनों आपस में मिलके डुप्लीकेट होके क्या बनाते हैं, N-हेक्सेन। अब आपको N-हेक्सेन, आइसो, नियो, ये सारी चीजें शब्दों से पूछी जाएंगी, वही जो हमने GOC में किया। सो यहां पर मेरे को N-हेक्सेन मिला। अगेन इसमें मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है, एक तो एल्काइल ग्रुप डुप्लीकेट हो रहा है, यानी इससे भी मैं ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले एल्केन्स नहीं बना सकती, बीट, प्रोपेन, पेंटेन, हेप्टेन नहीं बना सकती, पॉसिबल ही नहीं है अभी तो इसका। और एक और खास ऑब्जर्वेशन जो लास्ट क्लास तक नहीं ला पा रहे थे, अब लाएंगे, जो भी एल्केन बनेगा वो सिमेट्रिकल बनेगा, जिसके 2 एग्जैक्ट हाफ हो सके, क्योंकि डुप्लीकेट हो रहा है। जो चीज डुप्लीकेट हो रही है उसका एग्जैक्ट हाफ तो हो ही सकता है, यानी दोनों साइड दिखने में 2 टुकड़े जो मैं करूंगी उसके दोनों साइड एग्जैक्टली सिमिलर होने चाहिए, तभी वो वुड्स का प्रोडक्ट है। वरना अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया इन 6 में से कौन सा एल्केन वुड्स में नहीं बनाया जा सकता, आप ढूंढोगे ऑड, मैं ऑड वाला देने की ही नहीं, मैं सारे इवन दूंगी। जब मैं सारे इवन दूंगी तो तुमको हर एक को 2 टुकड़ों में काट के देखना पड़ेगा। जो 2 इक्वल टुकड़ों में नहीं कट रहा है, पक्का वो वुड्स की पैदाइश नहीं है, वो वुड से तो नहीं लाया जा सकता। तो इस तरह से छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको बिठाना पड़ेगा। सो अब अगर मैं इसमें सेम, क्या मैं 2 ब्रोमीन के साथ कर सकती हूँ, 2 ब्रोमाइड्स के साथ, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल ब्रोमाइड, बिल्कुल कर सकते हैं। DE का मतलब क्या है, ड्राई ईथर, और उससे क्या बना, N ब्यूटेन, और 2 NaBr बन गया। अब इसके बाद बुलेट्स होती है हर रिएक्शन के नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ मेरे दिमाग में आता है, एग्जामिनर के दिमाग में आता है, रोल ऑफ ड्राई ईथर। दीज बुलेट्स आर बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक, यही है जो पूछी जाएंगे। और हर रिएक्शन के नीचे आई विल बी गिविंग यू बुलेट्स एंड गिविंग यू प्रैक्टिस। इट मेंटेन ड्राई कंडीशंस, ये एक सॉल्वेंट है। अब यहाँ और लिखने की जरूरत मुझे नहीं लगता है कि ड्राई कंडीशंस क्यों चाहिए। आपको लगता है कि मैम आपको जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है, तो आप खुद लिख सकते हैं अपनी कॉपी में।
बिकॉज सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, राइट। इसलिए ड्राई कंडीशन मेंटेन करना ज़रूरी है। दूसरी बुलेट क्या है, इसमें सिर्फ वो एल्केन्स बन सकते हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। मैंने स्पेसिफिकली तीसरी बुलेट अलग बनाई है सिमेट्रिकल एल्केन की, दोनों बातें क्योंकि अलग हैं। इवन नंबर वाले सारे एल्केन बन जाएंगे, नहीं, वही जो कि सिमेट्रिकल होते हैं। तो आपको आज के बाद ये ध्यान रखना है, यहां मैंने 2 नहीं लगाया है, हटा दिया ये वाला 2। अब तक मैं 2 2 2 लिखती आ रही हूँ, 2 एल्काइल हैलाइड 2 एल्काइल ब्रोमाइड, मैंने ये 2 हटा दिया। धीरे धीरे हम क्वेश्चन में आज के टेस्ट में ये वाला 2 भी हटा देंगे। आपको खुद सोचना है, पक्का वुड्स है, सोडियम 2 लिए होंगे, सोडियम एल्काइल हैलाइड ड्राई ईथर फॉर एवर ओनली वुड्स, नो एक्सेप्शन, नथिंग इज पॉसिबल, नथिंग एल्स इज पॉसिबल। तो सोडियम और आपके पास RX आया तो एक ही काम हो सकता है, दैट इज एल्केन और वाया वुड्स। ठीक है, इतना क्लियर सबको? अब तो वुड्स खत्म कर सकती हूँ, क्वेश्चन पे आ सकती हूँ, या कुछ इसका डेप्थ कि वुड्स रिएक्शन क्या होता है वो पता लग गया मेरे को, भाई एल्काइल ग्रुप डुप्लीकेट हो गया। तो यहाँ पर मेरा वुड्स का इंट्रोडक्शन तो हुआ खत्म। अब इसकी थोड़ी डेप्थ लेते हैं और इसके थोड़े क्वेश्चंस लेते हैं कि क्या ऐसा ही आएगा जैसा पढ़ाया? बिल्कुल नहीं आएगा ऐसा, ये तो आप सोच भी नहीं सकते जो पढ़ाया वो आ जाएगा। अब मैं आपको क्या दे रही हूँ अभी, स्ट्रक्चर और टेस्ट में नाम। क्या मेरे को इसका कॉमन नेम कोई बताएगा ये क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल। तो आज तो मेरी प्रैक्टिस है जीओसी से रिलेटेड जो भी आए मैं उसको निकालूं, स्लो रखूंगी स्पीड। इट इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्लोराइड आयोडाइड में कुछ भी ले आती। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को मैंने सोडियम दिया, ड्राई ईथर की कंडीशंस दी, तो जस्ट चेक क्या बना है। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस हिस्से को दूसरी बार एक ये और एग्जैक्टली एक बार और लिख दिया, एक सिमेट्रिकल एल्केन बना। अब जब हम बार बार ये डुप्लीकेट वर्ड सुनते हैं तो एक गलती और होती है, प्रोपेन का हेक्सेन बनेगा, ब्यूटेन का पक्का ऑक्टेन बनेगा। ये क्या था? टर्शरी ब्यूटाइल। क्या ये ऑक्टेन है? IUPAC नेम बताना इसका। ऑक्टेन शब्द IUPAC से आया ना, एन। IUPAC बताना इसका वर्ड रूट, और कुछ नहीं। ब्यूटाइल से ब्यूटेन कैसे बन रहा है? पक्का कुछ गलत है। अरे भाई बिल्कुल सही है। टर्शरी ब्यूटाइल इज इट्स नॉट IUPAC नेम, टर्शरी ब्यूटाइल इसका कॉमन नेम है। आप इसका IUPAC ला भी रहे होते तो प्रोपेन लाते, तो किसी ने थोड़ा सा समझ लगाई, दिमाग लगाया, प्रोपेन है यहाँ, पक्का डुप्लीकेट होना है, हेक्सेन बनेगा, नहीं मिलेगा हेक्सेन। सो गलती से भी डुप्लीकेट का मतलब वैसे डुप्लीकेट मत ले जाना नाम में कि इसको मैम आपने टर्शरी ब्यूटाइल दिया, पक्का यहाँ ऑक्टेन बनेगा। 4 ऑप्शन में ऑक्टेन तो हम देंगे ही, -1 दबा के। आप लोग साथ GOC में भी यही हुआ है, कोई क्वेश्चन टेस्ट में ऐसा नहीं लगा होगा ये मेरे को नहीं आता, किए हुए हैं, दबा के नेगेटिव किए हैं सारी क्लास ने। दिस इज ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट। देख के लगता है अरे कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी तो पढ़ी हुई है, भाई 1000 क्वेश्चन बनते हैं, जब तक एक्सटेंसिव प्रैक्टिस नहीं की हुई लूप होल्स ही नहीं मिलते आपको। तो दिस इज व्हाट हैपेंड इन GOC ऑल्सो। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कोई 60s को क्रॉस भी करेगा ढंग से, 65 से ऊपर लाना तो मुश्किल था उसमें। क्यों? क्योंकि इट लुक्ड ईजी, इट जस्ट लुक, ये तो किया हुआ है सेम। अरे वुड से आसान तो रिएक्शन ही कोई नहीं, डुप्लीकेट कर देना, छोड़ो, इसकी रिवीजन भी और प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है, तो मैं कर लूंगा या कर लूंगी, ये हो गया। ठीक है, आपको सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन डुप्लीकेट करने हैं, नाम डुप्लीकेट नहीं करना कि ब्यूटेन का आप ऑक्टेन करते हैं। क्लियर? ये हो जाएगा सबसे। अब इसका कोई मेरे को कॉमन नेम बताए तो, आइसोब्यूटाइल हैलाइड। इतनी बार रेपिटेटिव आया ना ये क्वेश्चन जेई में, कई बार हमें लगता है ये रिपीट क्यों करते हैं, फिर हम भूल जाते हैं बच्चे बदल रहे हैं, हम सेम है तो हमें रिपीट लग रहा है, बच्चे तो बदल रहे हैं। इतना रेपिटेटिव क्वेश्चन है ये जेई मेंस का। क्या है वो मैं अगली स्लाइड पे लाई हूं। आपको यहां पर ये देखना है, आइसोब्यूटाइल हैलाइड का अगर वुड्स किया तो क्या बनेगा। क्या उसके नाम में ब्यूटाइल है इधर, तो क्या ऑक्टेन आ रहा है? तब भी ऑक्टेन नहीं आ रहा होगा क्योंकि ब्रांचेस में 2 CH3 निकल गए मेरे। तो इसमें अगर आप देखो तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन रही होगी हेक्सेन। तो आपको ऑब्जेक्टिव में शॉर्टकट क्या देखना है वुड्स के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आपको सिर्फ पहला शॉर्टकट देखना है, प्रोडक्ट्स में 2 इक्वल हाफ हो रहे हैं कि नहीं। नहीं हो रहे तो पढ़ो भी मत, ऑप्शन ही रोल्ड आउट है, वुड्स की कैटेगरी में वो नहीं आ सकता। ठीक है, वो एल्केन होगा, इवन नंबर होगा, सब होगा, बट अगर 2 बराबर टुकड़े नहीं काट पा रहे तो लीव दैट क्वेश्चन, लीव दैट ऑप्शन, राइट। तो इक्वल हाफ्स में फिर बाकी चीजें सोचेंगे कि हाँ मैच कर रहा है कि नहीं आंसर।
मुझे रिएक्टेंट बताइए जिससे ये बन रहा हो। मुझे बताइए कौन सा एल्काइल हैलाइड लाऊं सोडियम विद ड्राई ईथर के साथ सो दैट आई शुड बी एबल टू गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। क्या इट इज नियोपेंटाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड? चलो मैं बनाती हूं फिर देखते हैं, पता नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव यू। एक कार्बन यहां, बताओ नियो ही बनाना है पक्का? ओके चलो ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप कहते जाओगे मैं करती जाऊंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। चेक ऑन दिस, यही डुप्लीकेट हो रहा है और मैंने कोशिश भी ऐसे की है बनाने की कि आप दो टुकड़े काट सकें। दो टुकड़े काटे, बड़ा सिंपल है। वुड्स इसीलिए इजी है क्योंकि आप ये चीजें इजीली इसमें कर पाओगे। इतने हिस्से को नहीं, गलत, हाँ, इस हिस्से को अगर मैं काट के ले जाऊं, चेक, यहीं से काटूं, नहीं कट रहा, ये नहीं मान रहा, इसको केमिस्ट्री नहीं आती। आप आधे हिस्से को काट के यहाँ ले जाएंगे तो आपको वही पेरेंट एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? वुड्स के अब क्वेश्चन हर तरह के कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, जेई में जो आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं लिखी, मैंने बस कैटेगरी बता रही हूँ इस क्वेश्चन की। वहां बोल रखा है C4H9Br, ये एक एल्काइल हैलाइड, एक क्लास 12th के एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट सॉल्व्ड क्वेश्चन है एक्चुअली। उसके 3 पार्ट्स हैं, मैं तीनों ले आई। जेई में उसको थोड़ा डिफरेंट तोड़ के लाया गया था, बस है वही क्वेश्चन। ड्राई ईथर से ये वाला एल्केन बन रहा है, उसमें ये बता रखा था ये वाला एल्केन बन रहा है, पहचानो कौन। अब C4H9 ये मेरा ब्रोमो ब्यूटेन है, इसके कई आइसोमेरिक बन सकते हैं, मतलब कोई इसको एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड बना सकता है, कोई इसको आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बना सकता है, कोई इसको टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बना सकता है, जो मैं पिछली स्लाइड्स पे लगभग करके आई हूँ। तो ये जेई में 2-3 बार देखेंगे ये क्वेश्चन आया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा हुआ है। तो मेरे पास, मैंने उस क्वेश्चन को एज अ टॉपिक ले लिया जो 12th क्लास के इन टेक्स्ट में भी है। डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं अगर टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हो। अगर मेरे को एसर्शन में मिला तो मैं बोलूंगी करेक्ट एसर्शन है। तीनों का क्योंकि स्ट्रक्चर अलग है, सो व्हाट, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तीनों आइसोमर्स हैं, तीनों आइसोमर्स का प्रोडक्ट बाय वुड्स डिफरेंट होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से नहीं प्रोडक्ट डिसाइड हो रहा, उनके स्ट्रक्चर से हो रहा है। क्या इन तीनों के बनने वाले वुड्स A B C, वो तीनों वुड से क्या बनता है एल्केन, तीनों सेम होंगे? नहीं जी, A और B सेम होगा, C डिफरेंट होगा, या सारे डिफरेंट होंगे? इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपको पास्ट ईयर में देखने को मिलने वाले हैं। लेट्स डू दिस, लेट्स डू, क्या करके ही आए हैं हम लोग, फिर से दिखा दूं। ये आप लोगों ने भी थोड़ी देर पहले टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड देखा है, ये आपने देखा है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से बन रहा था कुछ, दिस इज माय A। ऐसे ही आपने एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इजीएस्ट होता है, इसमें तो ऑक्टेन बन जाएगा, चेक कर लो, एन ऑक्टेन। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड से क्या बना, एन ऑक्टेन। तीसरा देखिए, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड से फिर बनाओ और मुझे बताओ। मेरे को 2 सेम, बिल्कुल सेम तोड़ने हैं, उसको जोड़ना है। 2 सेक्शन है, देखिए, ये 2 टुकड़े कर दूं, चेक, ये हटाया तो 2 ये टुकड़े कर दिए मैंने। अब क्या करना है, इन्हीं दोनों टुकड़ों को, सॉरी, 2 अलग अलग कार्बन है, चेक कर लो मेरे से कोई गलती ना हो रही हो, यही है 2 टुकड़े। अब इन 2 टुकड़ों को जोड़ना है, मैंने जोड़ दिया, खत्म। अब कर लो नॉमेनक्लेचर, 1 2 3 4 5। तो ये क्वेश्चन IUPAC चेक करने के लिए नहीं था, ये क्वेश्चन आपसे मॉलिक्यूल बन जाए, उसके बाद करेक्ट नंबरिंग हो जाए, देन यू विल डू। इसका वुड्स का प्रोडक्ट ऐसे इम्प्रॉम्प्टू दिमाग में आया, इफ आई से इट इज नॉट एल्कीन, देन थिंक साइक्लोएल्केन। किस दिन सोचोगे? ये क्लास 10th के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पूरे 12th के एल्काइल हैलाइड चैप्टर में साइक्लो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि साइक्लो के रिएक्शंस बात ही नहीं की। वो ये सोच रहे हैं तुम जीओसी में आइसोमेरिज्म पढ़ के आए हो, तुमको पता है जहां DBE1 है, तुम्हारा डबल बॉन्ड आ रहा है, वहां तुम साइक्लो लाओगे।
राइट तो मेरे हिसाब से तो जब थोड़ा सोच आई धीरे धीरे ऐसे ही डंडे खा खा के आएगी। अब देखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ठीक है, अब प्रोडक्ट दो। हाँ बाईसाइक्लो बन जाएगा, चलो सिलेबस से हटा हुआ, लेकिन हमें ये पता है कि बाईसाइक्लो क्या है, वेरी गुड थिंग। दिस इज माई प्रोडक्ट। डुप्लीकेट ही तो करना है, बी आर हटा, जुड़ गए दोनों। तो दिखने में खतरनाक क्वेश्चंस भी बेसिक एक ही है। जो 2 + 2 4 होता है, तो 102 और 102 को भी ऐड करोगे तो उसी हिसाब से 204 होगा। लॉजिक सेम है, प्लस हो रहा है तो प्लस ही हो रहा है, लंबा डिजिट आ जाए कि छोटा आ जाए सेम। वुड्स है सिर्फ मिथाइल क्लोराइड का तो भी डुप्लीकेट हो रहा है, वुड्स है इसका तो भी डुप्लीकेट हो रहा है, कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। इसके बाद भी वुड्स गलत हो तो फिर खुद को वहां होता है गिल्ट और दुख। जेई और नीट में आने वाला वुड्स जो दोनों साल की एनसीईआरटी में बात ही नहीं करते, तो जिन लोगों ने सिर्फ बोर्ड्स देना ही नहीं है जेई नीट, उनको बिल्कुल ये करने की जरूरत नहीं है। क्रिस्टल क्लियर डिमार्केशन है ऑर्गेनिक में, क्या बोर्ड्स में है क्या जेई नीट में है। जो अब तक काम किया उसमें से इक्का दुक्का क्वेश्चन, कभी कभार लड्डू क्वेश्चन मिल गया, अदरवाइज जेई नीट ये है। वुड्स का लॉजिक सिंपली वही मैं लगाऊं, अगर मेरे को डाई हैलाइड मिल गया तो मेरे पास यहां पर ये क्या है, प्रोपेन, प्रोपेन के साथ 2 क्लोरीन है। प्रॉब्लम क्यों थी, 2 सोडियम क्यों लगा था, या डुप्लीकेशन क्यों हुआ था। एक सीएल निकालने के बाद इसके पास कोई चारा नहीं बचा था, दूसरे मॉलिक्यूल को भी एक सीएल निकालना पड़ा ताकि दोनों के दोनों मिल सके। लेकिन अगर विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही दूसरा सीएल मेरे को मिल जाए, ऐसे रिएक्शन जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अंदर हो सकते हैं उनको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। उनकी स्पीड हमेशा फास्ट होती है, वो हमेशा प्रेफर्ड है कि उनको बाहर देखना ही नहीं पड़ रहा दूसरे अल्काइलाइड को, या देखना भी पड़ रहा है दूसरा अल्काइलाइड बुला भी रहा है, रिएक्टिव इतना, फिर भी जब अंदर ही अंदर हो रहा है तो वो हमेशा स्पीड उसकी फास्ट होगी, प्रेफर्ड होगी, क्योंकि पहले मुलाकात उससे हो रही है। तो एक ही मॉलिक्यूल में अगर 2 हेलोजन मिल गए, दोनों सेम भी हो सकते हैं दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो 2 सोडियम लगेंगे, यही दोनों मिलके ये बना लेंगे। देयर इज नो नीड टू राइट 2 हेयर। और अगर मैं कह ही रही हूं 2 लगाइए तो वो आ रहा है अभी दूसरा तीसरा, अभी मत सोचने लग जाना क्या पता, वो मैं ला रही हूं। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड्स को अगर मुझे दिखाना है तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड्स का। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर 2 मेरे को हेलोजन मिल गए, सोडियम मिला, 2 सोडियम दोनों हेलोजन निकाल के जाएंगे और जहां से कट हुआ वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जी होगा एग्रीड, बट वो उसका सामान मेरे पास होगा शायद स्टेबल करने का। मैंने आपको क्या कहा, मुझे अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड्स का एग्जाम्पल देना है तो मेरे लिए सबसे आसान है वुड्स ये है। अब लैब में हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ इट्स अनस्टेबिलिटी, वो बात अलग है, बट ये आप कह नहीं सकते कि रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इस रिएक्शन में इसकी स्टेबिलिटी ना के बराबर होगी, एग्रीड, ठीक है। तो अभी वुड्स जस्ट स्टार्ट हुआ है, लेट मी फिनिश। ये सब चीजें आपको मिलेंगी डीपीपी में 35 क्वेश्चंस में, कम से कम 15 तो वुड्स के होंगे, तो आपको ऐसा छोटा छोटा मिलता रहेगा, डोंट वरी। यस, दिस इज हाईली अनस्टेबल ड्यू टू व्हाट, एंगल स्ट्रेन गिवन बाय बेयर स्ट्रेन थ्योरी। परफेक्ट। अब आ जाते हैं भाई पहले ही साइक्लो, राइट हम ये पढ़ के गए और हमें पता है, हमें इंट्रा मॉलिक्यूलर आता है, फिर मेरे को तुम्हें परेशान करना है तो मैं कुछ और क्रिएट कर लूंगी। लॉजिक वही है, अब आपके दिमाग की दही करनी है हमने, तो हमने टेस्ट में कुछ ऐसा देना है जो यहां नहीं दिखाऊंगी, लेकिन जिसको लॉजिक पता है सोडियम का काम क्या है वो उसको कर लेगा, कैसा भी आड़ा टेढ़ा स्ट्रक्चर बन रहा हो। तो अब इसमें देखा जाए तो अगेन वही बात, क्या प्रॉब्लम है, ये बना। लेकिन अब ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने सिर्फ इंट्रामोलिकुलर पे फोकस करना था, मैंने इसीलिए इंट्रामोलिकुलर पे फोकस किया। मैंने ये नहीं कहा कि वही है, लेकिन मैंने क्या कहा, स्लो स्लो आते हैं जरा। अगर मेरे को ये दिया गया तो थोड़ी सी ही सही, प्रेफर्ड कौन सा है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 95%, लेकिन माइनर प्रोडक्ट के तौर पे ऐसा भी तो हो सकता है 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे के सामने आ गए सिमिलर, भाई सोल्यूशन है, टकरा तो रही है, 5% चांस तो ये दोनों सामने आ जाएंगे, आए तो ये भी बनेगा, स्पेशली लिखा है माइनर। यहां से कंप्लीट होने शुरू, ऊपर वाला कंप्लीट नहीं किया है मैंने, आई एम नॉट सेइंग कि मैंने ऊपर वाला कंप्लीट किया है, लेकिन धीरे धीरे बताना शुरू किया है। अभी मेजर माइनर पे आए, अभी थोड़ा सा और भी चीजों पे आएंगे, स्लो 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 जैसे डीप जाते जाएंगे। तो अब आप देखिए, गिवन अ चॉइस मेजर विल बी इंट्रामोलिकुलर,
माइनर विल बी इंटरमॉलिक्यूलर गिवन अ चॉइस। अगर ऐसी सिचुएशन आई, सो डोंट एक्सपेक्ट सेम क्वेश्चन आएगा, सिमिलर आएगा विथ सम ट्विस्ट, जिसमें लॉजिक एक ही लग रहा होगा। इंट्रामॉलिक्यूलर प्रेफर होगा, इंटरमॉलिक्यूलर कम प्रेफर होगा। अंडरस्टूड? इंट्रामॉलिक्यूलर दो हाँ जी समझा तो दिया। ये देखो 2 सोडियम इसको ले गए, एक जैसे मॉलिक्यूल सोल्यूशन में कोई एक तो नहीं चुन के डालती, करोड़ों करोड़ों मॉलिक्यूल एक ड्रॉप में है, तो क्या ये दोनों एल्काइल हैलाइड नहीं एक दूसरे के सामने एक जैसा दूसरा? जब से वुड चल रहा है क्या चल रहा है? 2 एल्काइल हैलाइड सामने आ सकते हैं, 2 Na2Cl को लेके ये भी तो जुड़ सकता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर प्रोडक्ट, अब आता है, हमने तो याद कर लिया जी इसमें मेजर कौन सा माइनर कौन सा आया, क्वेश्चन सिमिलर तोड़ देंगे, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? आइडेंटिफाई इंटरमॉलिक्यूलर वुड्स प्रोडक्ट। आपके दिमाग में घुसा हुआ है, माइंड सेट है, इसका मेजर यही होता है, आप इसको टिक करोगे। लेकिन क्वेश्चन में ऊपर क्या पूछा? मेजर नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा इसका अगर इंटरमॉलिक्यूलर वुड्स होगा तो क्या प्रोडक्ट होगा। तो लिखने वाले की कॉपी में यहां जरूर होना चाहिए। पहली बार कर रहे हैं, बहुत डाउट्स आएंगे, मैं थोड़ा सा डाउट्स में भी हेजिटेट कर रही हूं कि भी बहुत अर्ली है, बट आएंगे, सॉल्व होते रहेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर प्रोडक्ट, क्योंकि आप याद करके गए मेजर माइनर, और हमने पूछ लिया इंटरमॉलिक्यूलर कौन सा, इंट्रामॉलिक्यूलर कौन सा, बस वहीं पे आपका बेसिक चेक हो जाएगा। बिना बेसिक के याद करके तो ऑर्गेनिक हो ही नहीं सकती, इसमें बेसिक कैसे, फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। सोडियम और ड्राई ईथर अपनी लाइफ लॉन्ग एक ही काम करेंगे, इनका कोई और काम ही नहीं है, फिक्स है। जैसे लास्ट क्लास में जिंक का बताया था, ठीक है, जैसे निकल प्लेटिनम पैलेडियम आपकी 10th क्लास में भी वही काम कर रहा था, 11th में भी वही करेगा, 12th में भी वही करेगा, रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसकी लाइफ में कोई और काम ही नहीं है उसका, हाईली स्पेसिफिक रोल। तो अब क्लियर हो गया कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर है, कौन सा इंट्रा। हाँ, कोई मेरे से मेजर पूछेगा तो ये रहा मेजर। तो ऐसे ही टुकड़े बनेंगे, कोशिश करिएगा, फोकस मेरे साथ रखिएगा। इफ यू लूज ऑन वन बेसिक, इट्स अ लूप, ये एक चेन रिएक्शन है, अगले बेसिक्स अपने आप उड़ते जाएंगे। एक भी बेसिक उड़ गया तो क्या देख के खुद समझ आ रहा है? आप अपने आप को समझा सकते हैं, मैंने 2 प्रोडक्ट बना के दिए। अब तुम्हारा सवाल आएगा लक्ष्य, जो तुमने पूछा था, मैंने यहां तक के लिए बचा रखा था मेजर माइनर, बट ठीक है पहले बात हो गई। तो एनीवेज मैंने 4 सोडियम लिखा है क्योंकि अभी मेरे सामने बच्चे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं। टेस्ट में मैं 4 सोडियम नहीं लिखूंगी, जितने चाहिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब में आप 1 ml सोल्यूशन भी डालते हैं तो उसके अंदर भी हजारों मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं। चेक कौन सा इसमें इंटरमॉलिक्यूलर प्रोडक्ट है। क्यों नहीं साइक्लोहेक्सेन बोला जा रहा तुम लोगों? अब तो तुम ये कह सकते हो मैम आपने साइक्लोहेक्सेन ऐसे क्यों बनाया, चेयर फॉर्म बनानी चाहिए थी ना। अब तो ये आना चाहिए था कि मैम गलती हो गई आपसे। हम तो मेरे जैसा इसलिए क्यों लिखेगा, क्योंकि मुझे खुद को नहीं भूलने देनी ये बात। ये चेयर फॉर्म इसकी ज़्यादा स्टेबल है, बोट फॉर्म इसकी कम स्टेबल है, हाफ चेयर क्या है, मैं खुद ही आते ही सोचना शुरू करूँगी और आपसे पूछूंगी, पूरा 2 साल भूलने नहीं दूंगी जो चीज़ पढ़ाई है वो। डन। इंट्रामॉलिक्यूलर कैसे और इंटरमॉलिक्यूलर कैसे? 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के सामने भी तो आ सकते हैं। पहले ही क्वेश्चन में किसी ने पॉइंट आउट कर दिया ये तो स्टेबल नहीं है। इंट्रा होते हुए भी ये मेजर नहीं होगा, इंटर होते हुए भी ये मेजर होगा। तीनों रिएक्शन में क्या सीन समझाने की कोशिश करी मैंने। पहले मैंने आपको बताया इंट्रा क्या होता है, सी द सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस में समझाया पहले एग्जांपल में इंट्रा होता क्या है, राइट। दूसरे में कहा आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं हमेशा। इंट्रा है तो इंटर पक्का होगा हमेशा, इंट्रा है इंटर भी होगा। यस, प्रेफर्ड कौन सा है? इंट्रा। लेस प्रेफर्ड कौन सा है? इंटर। लेकिन यहां पर प्रेफर्ड कौन सा होना चाहिए था? मुलाकात उस मॉलिक्यूल की अपने आप में जल्दी हो जाती है, प्रेफर होना चाहिए था ये। बट यू नो बेयर स्ट्रेन थ्योरी में इन दोनों में हेल ऑफ द डिफरेंस है स्टेबिलिटी में। इंट्रा होने के बावजूद भी ये क्या होगा? माइनर। इंटर होने के बावजूद भी ये क्या होगा? मेजर। मेरी तरफ से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन टू आस्क फ्रॉम वुड्स। इसके अब आती है मैकेनिज्म की बात। काफी हद तक इस मैकेनिज्म को एक्सेप्टेंस दी गई है, ऑल्दो इट इज नॉट कंफर्म्ड येट। वही बात है, आप इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर भी मानते हो, वेव नेचर भी मानते हो। कुछ प्रॉपर्टीज वेव नेचर बता पा रहा है, कुछ प्रॉपर्टीज पार्टिकल नेचर बता पा रहा है। तो इसकी काफी हद तक इश्यूज को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ने
आंसर किया हुआ है। कुछ सवालों के जवाब अगर आपने मेरे से पूछे ऑन दिस बेसिस और मैं नहीं दे पाती, उसका सिंगल रीज़न ये है, ये मैकेनिज्म उस सवाल के जवाब नहीं दे पाया, तभी आज तक भी इवन वी यूज टू चेक फ्रॉम फॉरेन ऑथर बुक्स, 2 मैकेनिज्म चल रहे हैं इसके, तो हमें दोनों को ही थोड़ी थोड़ी एक्सेप्टेंस देनी पड़ती है। मैकेनिज्म होता क्या है पहले तो ये समझें हम। ऑर्गेनिक में अगर आप डरेंगे थोड़ा बहुत तो एक ही वजह से डरेंगे, वो है मैकेनिज्म, मैकेनिस्टिक अप्रोच। उसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आंसर करने हैं वो आपके लिए नया है और वो ही चलेगा। उसी की अप्रोच से ही मैं डिसाइड करूंगी मुझे चैप्टर कब खत्म करना है। अगर आप लोग मैकेनिज्म लेते रहे तो चैप्टर चलता रहेगा, लेने में थोड़ा दिक्कत आए तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, 12th में पकड़ेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म पार्ट सारा मैक्सिमम 12th का है। ये सब जेई नीट चल रहा है। एनसीईआरटी के हिसाब से वुड्स कब का खत्म हो चुका है। अगेन मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, क्या हुआ होगा, और उस एल्काइल हैलाइड के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम आया। सोडियम जो अकेला सोडियम है आप जानते हो 11 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हुआ वो रेडिकल, राइट। फ्री रेडिकल आया, हाईली अनस्टेबल रेडिकल, नॉट फ्री बट रेडिकल तो है। एक बार एक रेडिकल सामने आ जाए फिर देयर इज नो एंड, इट्स अ चेन रिएक्शन। जैसे ही रेडिकल सामने आया, ये इसके सामने कौन है, मैंने तो टेस्ट ट्यूब में डाली सिर्फ एल्काइल हैलाइड रखा है। जब एल्काइल हैलाइड डाल रखा है तो ये कहेगा मेरे को एक डॉट चाहिए बस, आई नीड 1 डॉट। तो 1 डॉट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, तो यहां पर कौन सा फिशन हुआ, ये होमोलिटिक फिशन, ठीक है। तो बराबर बराबर बंटवारा हुआ, होमो मतलब सिमिलर, तो होमोलिटिक फिशन हुआ तो उससे क्या बना, NaCl। दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन्स एक एक डॉट लिया और उसके बाद दोनों ने सेटल कर लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन मैं अपने पास खींच के रखता हूं, तुम दोनों इलेक्ट्रॉन के बिना रखो, लेट्स मेक आयनिक बॉन्ड, डन डील। अब बचा क्या पीछे, CH3 रेडिकल हाइब्रिडाइजेशन, एक एक करके 2 GOC में जो पढ़ा है गुरसहज, CH3 रेडिकल की हाइब्रिडाइजेशन, sp2 इज ही राइट, क्या है करेक्ट, दोनों हो सकते हैं, वो बाद में आएगी बात, इसी चैप्टर में आएगी कि किस वक्त इसने sp2 दिखाने की कोशिश करी, किस वक्त इसने sp3। फ्री रेडिकल आ गया, एक बार फ्री रेडिकल, अब ये सबूत मैकेनिज्म वाली टीम ने जाके दिया जो कि हाईली रिसर्च है कि इसके बीच में रेडिकल बना है, मेरे पास इसकी वेव्स हैं, मेरे पास इसका स्पेक्ट्रम है, ये किसी और का हो ही नहीं सकता, तो मानना पड़ा ठीक है जी बना होगा। फिर 2 फ्री, अब ऐसे तो चले जा रहा, सोडियम कौन सा रुकने वाला है, वो तो लाखों रेडिकल तैयार कर देगा, और दो रेडिकल जोड़ा बनाते जाएंगे, इथेन बनता जाएगा। दिस इज हाउ इट मस्ट हैव हैपेंड। 3 साल पहले का जेई का क्वेश्चन बताती हूँ जो पूरी ऑर्गेनिक के बाद ही कर पाते हैं आप। 4 रिएक्शन दिए, शायद ऐसा मिलता जुलता एक मैंने डाला भी है, इनमें से कौन सा रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करता है, वुड्स इज ऑन टॉप, वुड्स कैन शो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ऑल्दो इट इज नॉट कन्फर्म्ड, लेकिन मतलब कुछ 20% क्वेश्चंस का जवाब नहीं आया, लेकिन मेजॉरिटी आंसर इससे आए, तो हमने मान लिया है इसी से होता होगा। 1-2 सवालों के जवाब नहीं आए, उसका रिसर्च जब आएगा आपके सिलेबस में आपको बता देंगे। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझ में आया। कल को मैं एकदम से पूछूं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाले रिएक्शन बताना, वुड्स में पक्का फ्री रेडिकल से बनता है, मैंने आपको दिखाया। अब एक इंफॉर्मेशन जिसका जवाब ये वाला मैकेनिज्म नहीं दे पाया, क्योंकि सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी आपको यही होगी, वो बता तो दो जिससे ये आंसर नहीं आ रहा। जिस क्वेश्चन का आंसर आप ऊपर वाले मैकेनिज्म से नहीं दे पा रहे, एटलीस्ट वो क्वेश्चन तो आपको पता हो, क्योंकि उस पे दबा के क्वेश्चंस आए हुए, वरना मैंने स्लाइड लानी नहीं थी कि भाई जो चीज़ कंफर्म नहीं ना ही बताऊं बच्चों को, क्वेश्चन पूछने वाले नहीं रुक रहे, एनटीए नहीं रुक रहा, इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो याद करो क्या देखा गया, टर्शरी एल्काइल हैलाइड में वुड्स नहीं होता। टर्शरी एल्काइल हैलाइड आके ऐसा कुछ करता है जिससे आप वुड्स वाली कंडीशन भी दे रहे हो ना, तो भी उसमें वुड्स नहीं होगा, उसके अंदर एलिमिनेशन होगा। टर्शरी एल्काइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो वुड्स रिएक्शन। ये बात जब इस मैकेनिज्म के लोगों तक पहुंची कि भाई ये तो लैब का रिसर्च है, तुम्हारा मैकेनिज्म अगर सही है तो दो जवाब, तो इन्होंने जवाब देने की कोशिश करी। सुनिएगा कहां पर गड़बड़ हुई। इन्होंने कहा ठीक है हम करते हैं कोशिश, पहले क्या बना होगा इंटरमीडिएट रेडिकल, यही बना होगा होमोलिटिक फिशन से, अभी पीछे यही बता के आई हूं।
जिस दिन आप अपने आप से, मुझसे, अपने दोस्तों से ये डिस्कशन करने लायक हो जाएं, मतलब आप टॉप, मतलब सब्जेक्ट में तो घुस गए। याद रखना ना रखना एक अलग बात होती है, बट एटलीस्ट यू आर चूजिंग राइट वे टू एंटर इनटू द सब्जेक्ट। सो इससे पहले ये होमोलिटिक फिशन हुआ होगा, ये तो सोडियम अकेला आ रहा है रेडिकल, ये रेडिकल बना होगा। कौन सा रेडिकल है ये? टर्शरी। और रेडिकल बोल रही हूँ तो फ्री रेडिकल तो है ही। ये कौन सा रेडिकल है? टर्शरी। शो मी द स्टेबिलिटी। टर्शरी बनता, सेकेंडरी बनता, प्राइमरी। कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? क्यों? हाइपर। ये है जीओसी बस। ये अब आपके पास टर्शरी फ्री रेडिकल तो बहुत स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी। और आपने बताया नॉनो अल्फा हाइड्रोजन दिखा भी दोगे जरा, मैं थोड़ा और कुरेदूं तो। इसमें तो होना चाहिए था वुड्स, उसमें हो रहा है वुड्स जिसमें कि मिथाइल रेडिकल बन रहा है, जो कि प्राइमरी से भी कम स्टेबल है। लीस्ट स्टेबल कौन सा होता था? मिथाइल रेडिकल। भाई मिथाइल रेडिकल जो बन रहा है, जब वो बन सकता है तो टर्शरी रेडिकल तो उससे ज्यादा स्पीड से बनना चाहिए था। इट शुड हैव हैपेंड। लेकिन लैब में जितनी बार मैंने वुड्स करने की कोशिश करी, वुड्स हो ही नहीं रहा टर्शरी का, इससे वो प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा। इट मीन्स कुछ तो है जो मैकेनिज्म जवाब देने से सरेंडर कर गया। तब आया दूसरा मैकेनिज्म, कार्बो एनायन। एक्चुअली में इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम 12th क्लास में लाएंगे, इसमें इंटरमीडिएट कार्बो एनायन बनता है। कार्बो एनायन इंटरमीडिएट सिर्फ एक बात के लिए लाना पड़ा। दूसरा मैकेनिज्म शायद ऐसे हो रहा होगा, टर्शरी अल्काइल हैलाइड में आते ही मैकेनिज्म बदल गया होगा। वो मैकेनिज्म क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स में बताऊंगी कि एक्चुअली मैकेनिज्म किसको देख के डिसाइड होता है। सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट माने ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड सेकंड इज रिएजेंट। वुड्स, सोडियम और ड्राई ईथर ने तो कोशिश वुड्स की, लेकिन टर्शरी अल्काइल हैलाइड इज ऑलरेडी हैविंग सम डिफरेंट प्लान्स। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स के कुछ और प्लान्स थे, तो वुड्स को उसने हाथ जोड़ के वापस भेज दिया कि आपके प्लान से हम रिएक्ट नहीं करेंगे। वो अगर मैंने आपकी गट फीलिंग पे जानना है क्या होगा, अगर आप लोगों को लॉजिक समझ में आ गया, मैकेनिज्म समझ में आ गया, मैंने लिया मिथाइल क्लोराइड, साथ में लिया इथाइल क्लोराइड, दोनों को किया मिक्स और डाला ड्राई ईथर विद सोडियम, क्या होगा प्रोडक्ट? प्रोपेन। ऑड इलेक्ट्रॉन वाला बना, ऑड कार्बन वाला बना रहे हैं हम, ठीक है, प्रोपेन। और सोचो रोहन, इन्होंने तो कह दिया प्रोपेन, एक तरफ लिया मिथाइल क्लोराइड, एक तरफ लिया इथाइल क्लोराइड, बीच में लिया सोडियम ड्राई ईथर। तो मुझे कहा गया भाई प्रोपेन बनेगा, मान लिया मैंने, लॉजिकल है, दोनों से एक एक सीएल निकाला, जोड़ दिया। एनीथिंग एल्स माधव? अभी व्हाट विल हैपन इफ आई टेक टू डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स? ठीक है, नाम मत देना वुड्स। अब तो मैं क्या कह रही हूं, लॉजिक लगाओ ना, अब तो सिर्फ लॉजिक लगाना है। तो लॉजिक लगाने में क्या हुआ, इसका होमोलिटिक फिशन हुआ होगा तो कौन सा रेडिकल बना होगा? मिथाइल। इसका होमोलिटिक फिशन हुआ होगा तो कौन सा रेडिकल बना होगा? इथाइल फ्री रेडिकल। और जब ये रेडिकल बन गए, ऐसे हजारों मॉलिक्यूल्स, ऐसे हजारों फ्री रेडिकल्स। ध्यान यही रखना, इसी पे डिसाइड होना मेरे को 11th की हाइड्रोकार्बन में क्या डेप्थ चाहिए, आप लोगों के फोकस से। तो बीच बीच में जब पानी पीने उठेंगे तो ऑटोमेटिकली मैं 3 स्लाइड स्किप कर दूंगी, इनके बस का नहीं है, मैं ऐसे ही कर रही हूँ कि नहीं 12th का करा देती हूँ। सो यहां पर क्या आया आपके पास प्रोडक्ट? इथेन। यहां क्या प्रोडक्ट आता? ऐसे दो होते और ये दोनों आपस में क्या कर रहे होते? Na से रिएक्ट कर रहे होते, इथाइल रेडिकल बनता। यहां क्या बनता? ब्यूटेन। तो इसने तो नॉर्मल वुड्स ही फॉलो किया। इस लाइन को मैं वुड्स कह सकती हूँ, इस लाइन को मैं वुड्स कह सकती हूँ, लॉजिक तो वुड्स वाला ही है। लेकिन क्या होता अगर ये दोनों सामने एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में दो मिथाइल रेडिकल हैं, आपस में क्या आमने सामने आएंगे? नहीं, बिल्कुल आएंगे। और जैसे ही दो रेडिकल सामने आएंगे, उनका बाय डिफॉल्ट एक ही एक्शन होता है, बॉन्ड बना लो, अनस्टेबिलिटी हटाओ। तो बॉन्ड बना तो क्या बना मेरे पास? फिर तो ये बना, यस, व्हेन बोथ वन वन ईच रिएक्ट दे गिव प्रोपेन। 3 प्रोडक्ट बने। मैं आपसे मेजर माइनर नहीं पूछ रही अभी, इसमें 3 पॉसिबिलिटी है। इस पे कहीं मैंने वुड्स नहीं लिखा, लेकिन अगर मैं वुड्स कह दूं तो आई एम नॉट रॉन्ग, वुड्स भी तो हो रहा है। सो नाम का मतलब सिर्फ ये कि जिस साइंटिस्ट ने इसको पहले लाया, इसका प्रोडक्ट सोचो। बेंजीन रिंग मिल गई, यार यही बोल दो, डाइफिनाइल बोल दो, बाइफिनाइल बोल दो, नाम थोड़ा बहुत गलत होगा उसको मैं करेक्ट कर दूंगी भाई। क्लास 12th में आप पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। है तो वुड्स का ही बड़ा भाई,
बट ये क्लास 12th का लगा, पूछ लूँ 12th तक लॉजिक भूल तो नहीं जाएंगे। ये एनसीईआरटी में फिटिक के नाम से दे रखा है। आते हैं चौथी प्रेपरेशन। मुझे ज़रा अपने नोट से कंफर्म करके बताइए, जो ये प्रेपरेशंस चल रही हैं इसकी मेन हेडिंग क्या है इस वाली की? लास्ट क्लास में थी फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से पहली थी अकेला जिंक, दूसरी थी जिंक के साथ HCl, तीसरी सी थी वुड्स, और डी और आखिरी है ग्रिग्नार्ड। राइट तो मैंने लिखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बट अब समझते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है। ये नेम रिएक्शन नहीं है, इस रिएजेंट को बहुत फेमसली जाना जाता है। ये एक इकलौता रिएजेंट है जो पांचों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में आएगा, पांचों में, इन ऑल चैप्टर्स दिस विल कम। ये हर ताले की चाबी है, इससे सब कुछ बन सकता है। तो एल्काइलाइड बनाना हो, इससे आपको एल्केन बनाना हो, इससे आपको एल्कोहल, एसिड, कुछ भी बनाना है, इससे सब बनता है। इसलिए हर चैप्टर में मिलेगा प्रेपरेशंस में। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है पहले ये समझते हैं, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मैं क्या बनाने वाली हूँ? मैं बनाने वाली हूँ एल्केन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन कैसे बनता है, इससे हर चीज़ बन सकती है, हर चीज़। सो ग्रिग्नार्ड क्या है, नाम सुनिए, टुकड़े तोड़ रही हूँ मैं। एक तरह का ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। इसके पहले दो टुकड़ों का मतलब समझिए। ऑर्गेनो यानी ऑर्गेनिक, किसी भी चीज़ के आगे आप ऑर्गेनो वर्ड लगा रहे हैं तो मतलब उसमें कार्बन है, राइट उसमें वाइटल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, लाइफ सेविंग भी हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। कार्बन, ऑर्गेनो मतलब कार्बन के बारे में बात हो रही है। मेटेलिक मतलब पक्का कोई मेटल है, तो मेटल इस केस में मैग्नीशियम। अगर कार्बन और मेटल के बीच डायरेक्ट बॉन्ड बनता है, ऐसे कंपाउंड्स को कभी भी हम आज के बाद ऑर्गेनो मेटेलिक बोल देंगे। तब आप पूछ नहीं सकते कौन सी चैप्टर में था, क्या सिलेबस था, वो बाउंड्री खत्म आज से। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड का मतलब कार्बन और मेटल में डायरेक्ट बॉन्ड अगर बन रहा है, यस इट इज ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। तो हम एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड आपके सामने लाते हैं, RMgX। R का मतलब अब तक पता है एल्काइल, और X का मतलब पता है हैलाइड। तो मैं यहां पर RMgX लाई। RMgX मेटल और कार्बन के बीच सबसे अगर और अजीब सा बॉन्ड है तो वो मेटल और कार्बन के बीच है। मेटल चाहता है आयोनिक और कार्बन चाहता है कोवेलेंट। ये जबरदस्ती का बॉन्ड बना है, इसको बना के रखना ही एक टास्क है। अगर मैंने इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं इसको जरा सा भी मॉइस्चर भी दिखा दिया ना, ये टूट जाता है, ये टिक नहीं पाता। इट्स एक्सट्रीमली वीक बॉन्ड। एक्सट्रीमली वीक बॉन्ड को मैंने लोकल कर दिया, कौन से वाला? कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड इज एक्सट्रीमली वीक बॉन्ड। आप सोच रहे हो मैंने बॉटल का ढक्कन खोल दिया जिसमें ये है तो इसके अंदर ग्रिग्नार्ड बचा है। आपने ढक्कन खोल दिया, हो गया, इसमें ग्रिग्नार्ड नहीं बचा। क्या हो गया? चेक। अगर आप इसको कोई भी प्रोटॉन डोनर देते हैं, प्रोटॉन डोनर क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम चैप्टर, आयनिक इक्विलिब्रियम, फर्स्ट लेक्चर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, एसिड बेस, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्सेट लाउरी कॉन्सेप्ट, दोनों में एसिड क्या था? प्रोटॉन डोनर को आप एसिड कह सकते हो, जो H+ डोनेट कर दे उसको आप एसिड कह सकते हो। अब वो बहुत ही वीक है, बहुत ही स्ट्रांग है, वो आपका अलग बात हो गई। लेकिन किसी के पास अगर प्रोटॉन है और कोई उससे जबरदस्ती भी निकाल सकता है तो आप उसको एसिड कह सकते हैं। और ये आपको क्लियर कर दिया गया ब्रॉन्सेट लाउरी कॉन्सेप्ट में। सल्फ्यूरिक एसिड बेस भी हो सकता है और अमोनिया एसिड भी हो सकता है, डिपेंड करता है सामने कौन है। तो आप ये नहीं बैठ सकते अमोनिया तो बेस है जी, प्रोटॉन डोनर नहीं होगा। सॉरी, ब्रॉन्सेट लाउरी कॉन्सेप्ट रिविजिट करिए। अगर कल को आपको ये कंफ्यूजन और आएगा, मोस्ट वेलकम, आप आएगा, आपको हम सॉल्व करेंगे इस चीज़ को कि ये कहीं कंफ्यूजन मत ले लेना। सल्फ्यूरिक एसिड तो मरते दम तक एसिड है, सॉरी, उसके आगे HiO4 ले आइए, उसके आगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले आइए, सल्फ्यूरिक एसिड भी एसिड ना बन के बेस बन सकता है शायद। तो वही बात, अगर किसी के पास प्रोटॉन है, निकालने का तो दम हम रखते हैं क्योंकि हम बहुत वीक हैं, निकालने का तो हम रखते हैं इंतजाम। यहाँ पे ग्रिग्नार्ड के आगे आप ले आओ वाटर, चाहे वो मॉइस्चर ही क्यों ना हो, जरा से वाटर वेपर्स ही क्यों ना हो। ये क्या है बच्चों? ROH, GOC, ROH, एल्कोहल, OH, राइट। ये क्या है? अमोनिया। अमीन होता अगर मैं यहाँ R लिखती तो, ये तो अमोनिया है, NH3 को थोड़ा सा ब्रेक करके लिख दिया। ये क्या है? अमीन। ये तो बता ही देंगे, स्टिल एल्काइन। इन सब में मैंने एक H को या किसी सेक्शन को ब्लू करके रखा है।
वो ब्लू क्या है? प्रोटॉन की अवेलेबिलिटी, निकालने का काम इसका। किसी के पास अगर निकलने वाला प्रोटीन मौजूद है तो निकाल तो ग्रिग्नार्ड लेगा। तो सबसे पहली चीज चेक करना है मेरे को, क्या इन सब में प्रोटॉन की पॉसिबिलिटी है? यस। NH2 में एक H है, मैंने यहां थोड़ा ऐसे लिख दिया है, लेट मी ओपन इट। सो इसके अंदर मैं आपको H और H, प्रोटॉन है सबके पास। जब इनके पास प्रोटॉन है तो ये प्रोटॉन ब्रेक होगा, प्रोटॉन डोनर सामने आया। इसमें क्या चीज ब्रेक होने को बोली थी मैंने? C और मेटल, कार्बन और मेटल का बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा। तुम बचा ही नहीं सकते, उसको बचाना एक अलग टास्क है। ये बॉन्ड टूटा, मुझे बताइए ये बॉन्ड टूटा तो मैग्नीशियम और कार्बन पे क्या बंटवारे के हिसाब से चार्ज आएगा? इनका अपना बंटवारा अगर कुछ हो रखा होगा तो मैग्नीशियम पे क्या आएगा? जिंदगी में मेटल पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता, वो जिंदगी आएगी 12th में लाएंगे हम मेटल पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। बट अभी तो आपके लिए जितनी जिंदगी है उसमें मेटल पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता, तो आप इस पे क्या चार्ज लाओगे? पॉजिटिव। इस पे क्या लाओगे? नेगेटिव। पक्का हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन हुआ है। टूटा बॉन्ड, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन दे के राजी है, कार्बन ले सकता है तो उसने ले लिया। इंटरमीडिएट कौन सा बना? कार्बो एनायन। जब तक आपको इंटरमीडिएट याद नहीं होंगे तब तक बहुत दिक्कत आने वाली है। सो लिख लीजिएगा, कार्बो एनायन इंटरमीडिएट बनता है इसमें। तो ये बना मेरे पास। अब जब ये इंटरमीडिएट बन गया कार्बो एनायन, प्रोटॉन किसके पास जाके दौड़ के लगेगा? नेगेटिव पे। नेगेटिव चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। इधर से कौन निकल रहा है? प्रोटॉन। प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। वैसे आप कह सकते हो ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, बट अब आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रोफाइल विल गो टू न्यूक्लियोफाइल। तो ये दोनों जाके जुड़ेंगे, क्या बन गया? इसी की प्रिपरेशन चल रही थी एल्केन की। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, मुझे ब्यूटेन बनाना हो तो क्या करूं? एल्काइल ग्रुप जो है वो ब्यूटाइल ले लो। मैंने इथाइल लिया तो एक हाइड्रोजन ऐड करके क्या बना? इथेन। मैं प्रोपाइल लेती तो क्या बनता? प्रोपेन। मैं ब्यूटाइल लेती तो क्या बनता? साइक्लोहेक्साइल लेती तो क्या बनता? साइक्लोहेक्सेन। बाहर वाले से ग्रिग्नार्ड सिर्फ H ले रहा है, कार्बन तो अपने ही है, तो कार्बन बढ़ा घटा नहीं सकते आप। तो ये ग्रिग्नार्ड की तैयारी आपके पास होनी चाहिए। ग्रिग्नार्ड का मतलब, ग्रिग्नार्ड से एल्केन बनाने का मतलब ये है। बाय प्रोडक्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम के साथ X तो लगा रहेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इससे अच्छा आयोनिक बॉन्ड कहां से लाऊं? ये नहीं टूट रहा। तो मैग्नीशियम के साथ X तो लगा हुआ है, लेकिन वाटर का बंटवारा हुआ था बच्चों, तो यहां पर क्या आया था? OH नेगेटिव। तो ये क्या लगा दिया मैंने? OH नेगेटिव। मुझे आप सबकी कॉपी में इन चारों के बाय प्रोडक्ट चाहिए। आई एम वेटिंग, मैं आ रही हूं आपकी कॉपीज में। तो बाय प्रोडक्ट आ गए सबके पास, जितने में देखा मैंने सभी के आ गए, किसी की कोई खास गलती नहीं थी, इसलिए मैं यहां लिख नहीं रही। अगर किसी एक की भी कोई मेजर गलती मिलती तो मैं जरूर यहां लिखती। तो अब प्रोडक्ट तो ले, हाँ मेरे को लगा ये तो हम समझ गए। हाँ नहीं ठीक है, सही किया। टू बी भाई, प्रोटॉन इन सब से आके इस पे गया, इथेन तो सब में बनी रहा था। अब आपके पास आता है ग्रिग्नार्ड में, अगर, क्योंकि आपको दिखा दिया मैंने ग्रिग्नार्ड वाटर से रिएक्ट करता है। अगर ग्रिग्नार्ड वाटर से रिएक्ट करता है तो मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे ग्रिग्नार्ड स्टोर करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा वाटर इसके आसपास ना आए। Therefore, we need to store it in dry ether so as to keep water away. तो अगर आप आंसर लिखते वक्त सोचते भी पहले इंग्लिश लैंग्वेज है, यू आर नॉट मेड टू डू दिस सब्जेक्ट। एटलीस्ट सोचना पहले आपको केमिस्ट्री है कि ग्रिग्नार्ड के साथ वाटर इसीलिए जरूरी है क्योंकि वाटर आएगा और ग्रिग्नार्ड का प्रोटॉन डोनर के नेचर की, वाटर के प्रोटॉन डोनर के नेचर की वजह से वो H+ छोड़ेगा और Mg और C बॉन्ड तो टूटने को तैयार पड़ा है। ये रिएक्शन देने के बाद ये लाइन लिखनी है, क्योंकि दिस क्या मैंने सही लिखा है? कुछ गड़बड़ है मामला। आपने RMgX, ये ग्रिग्नार्ड है, एब्सोल्युटली दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या ये प्रोटॉन डोनर है? यस। इसको दिया ड्राई ईथर, तो ऑफ कोर्स ग्रिग्नार्ड को जिंदा रखने के लिए था, तो साथ में था। जैसे ही आपने इसको वाटर दिया, इट विल लूज इट्स बॉन्ड,
यहां आएगा प्रोटॉन, यहां आएगा उसका OH. हैव अ लुक एट बाय प्रोडक्ट ऑल्सो. सो इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काम करता है. क्लियर है सबको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन बनाने के लिए मैं कुछ भी दे दूं चारों में से, वाटर, अल्कोहल, अमोनिया, अमीन, इवन एसिटाइलिन. CH ट्रिपल बॉन्ड CH को कॉमनली बोला जाता है एसिटाइलिन. डन एवरीबॉडी? चलिए, कल को बैलेंसिंग की भी जरूरत पड़ेगी, अभी कराऊंगी एक क्वेश्चन. लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आते हैं एल्केन्स की, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं पहले तो वो याद करो. चेक, इसका IUPAC देना, प्रोपेनोइक एसिड, और प्रायोरिटी चेन में एसिड सबसे ऊपर है, तो हमें वहां प्रीफिक्सेस का भी झंझट नहीं रहेगा अगर मैंने और 3-4 चीजें लटका के दे दी तो. फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, डी का मतलब क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन, रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट. डी कार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन. कार्बन और ऑक्सीजन का रिमूवल. हाइड्रोजन की तो कोई वैल्यू ही नहीं है. देखो, हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में भी हाइड्रोजन नहीं लिखते, साफ कहते हैं बचे कुछ ही जगह पे हाइड्रोजन लगा देना. तो कार्बन और ऑक्सीजन के रिमूवल को अगर मैंने कोई शब्द देना है, प्रोसेस देना है, तो वो है डी कार्बोक्साइलेशन. डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होगा? वाटर का रिमूवल. सबसे कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट कोई आपको पता हो केमिस्ट्री लैब? सल्फ्यूरिक एसिड. राइट, ये अगली क्लास के रिएजेंट ढूंढ रही हूं मैं यहाँ पे. एनीवेज, डी कार्बोक्साइलेशन वर्ड का मतलब पता चल गया. इसके लिए रिएजेंट कौन सा? सोडा लाइम. लाइम सोडा मत कर देना, वो हो जाएगा जो आप पीते हैं. ठीक है, इसको लाइम सोडा नहीं कर सकते आप, इस पे नंबर कटेगा. अगेन 12th बोर्ड्स में आता है, 11th NCERT का है. अब फिर से मैं 11th NCERT पे आ गई. सोडा लाइम को आप लाइम सोडा नहीं लिखेंगे, बहुत बच्चे लिख देते हैं बाय डिफॉल्ट गलती से. सो यू कैन नॉट. सोडा लाइम जो है एक रिएजेंट का कॉम्बिनेशन है. NaOH एंड CaO. CaO को शायद क्विक लाइम कहते हैं आप लोग, राइट? और NaOH को पक्का? और कोई नाम? ठीक है, कॉस्टिक सोडा. इसको एल्कली भी कह देते हैं रोजमर्रा में. वाटर सॉल्युबल बेसिस को एल्कली कहते हैं. तो NaOH भी एल्कली है, KOH भी एल्कली है. तो CaO और NaOH का जो कॉम्बिनेशन है उसको आज के बाद पूरी 11th-12th सोडा लाइम बोलेंगे. और इसका एक ही काम है, 12th के आखिरी चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक में फिर से आएगा, एसिड्स के चैप्टर में. अगर आपने इसको सोडा लाइम दिया तो क्या होता है, पहले थोड़ा सुन लेंगे तो फायदा हो जाएगा. मेरी 12th भी है इसमें. जब भी आप एक एसिड को एसिड बोलते हो तो ये दिमाग में रख के बोलते हो. सबसे बेसिक डेफिनेशन आर्हेनियस के हिसाब से या ब्राउनस्टेड लॉरी के हिसाब से, इट मस्ट बी प्रोटॉन डोनर. ये प्रोटॉन डोनर होगा, है, राइट? अब लास्ट क्लास में भी बात हुई थी, कोई भी मेटल किसी भी एसिड के साथ क्या करता है? हाईली रिएक्टिव स्पीशीज लेस रिएक्टिव स्पीशीज को डिस्प्लेस कर देती है. तो ये जो सोडियम है H को डिस्प्लेस कर देगा. तो मेरे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आया. अगर यही सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता तो हम सोप बोल रहे होते इसको, वो भी आप पढ़ के आए. बट एनीवेज, अगर NaOH का Na एसिड के H को सब्सटीट्यूट करता है, डिस्प्लेस करता है, जो कि करेगा, रोक ही नहीं सकते आप, करेगा. तो सबसे पहले तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना. प्रोपेनोइक एसिड था ये, अब मैं इसको सोडियम प्रोपेनोएट बोलूंगी या सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड. अब कुछ भी कहते, सॉल्ट हो गया. वाई? बेस और एसिड मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट. अब मेरे को इक्विलिब्रियम याद आ रहा है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और सॉल्ट. इस सॉल्ट का अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूं, pH एसिडिक की बेसिक? आराम से सोच के देना जवाब. NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है. अगर मैंने इसका हाइड्रोलिसिस किया, इट विल गो बैक टू दिस. बेस में OH ज्यादा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस है. pH मेरा 7 से ऊपर होगा. एनीवेज, सॉल्ट बन गया सबसे पहले. फिर क्या हुआ? वही सोडा लाइम अगेन कम्स इनटू द सीन. वो सोडा लाइम अब क्या करता है, ध्यान से देखना, मैं आपको क्या करवा के दिखा रही हूं यहां पर. दिस, चेक दिस बबल. इस बबल में क्या क्या आया? Na2CO3. 2 Na आए होंगे, 1 कार्बन आया होगा, 3 ऑक्सीजन आए होंगे टोटल. Na2CO3. बचा क्या? H will be given to this, जिससे तक कुछ छीन लिया गया.
उसको H दे दिया गया, क्या बना? ईथेन। यानी बिफोर एंड आफ्टर देखिए अब। बिफोर हाउ मेनी कार्बन इन सबस्ट्रेट? 3। हाउ मेनी कार्बन इन प्रोडक्ट? डिसेंट ऑफ सीरीज, होमोलोगस सीरीज में हम कम होने शुरू हुए। 3 कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड से आई लैंड टू 2 कार्बन प्रोडक्ट, डिक्रीज कार्बन एटम्स। इसमें वी फेस कार्बन नंबर का कम होना, और इसको जनरल लैंग्वेज में यहां की कहा जाता है डिसेंट ऑफ सीरीज हो रहा है। होमोलोगस सीरीज में हम बढ़ नहीं रहे हैं, हम सेम नहीं रह रहे, हम घट रहे हैं। ठीक है, 3 के बजाय क्या हुआ? 2। क्लियर है सबको? तो जरा मुझे बताओ, अगर मेरे को ब्यूटेन बनाना था इस मेथड से तो कौन सा एसिड लाती? पेंटेनोइक एसिड। इसमें तो कोई ऑड इवन का चक्कर नहीं है, कोई डुप्लीकेशन नहीं है, हर एल्केन बना सकते हो, बस एक कार्बन ज्यादा ले आओ एसिड में। राइट तो एक कन्वर्जन दूसरी कैटेगरी क्वेश्चन, सबसे खतरनाक क्वेश्चंस जो होते हैं, जो बच्चों को डर लगते हैं बोर्ड्स में भी और आपके अभी भी, इससे ये कैसे बनाएंगे? ब्यूटेनोइक एसिड से प्रोपेन कैसे बनाओगे? अरे भाई क्या दिक्कत है, ब्यूटेनोइक एसिड लिखो, फिर प्रोपेन लिखो, सोचो कहां से है? प्रोपेन, एल्केन। पक्का एल्केन की प्रिपरेशन की 4 ही तो मेथड्स थी, कोई एक से बन जाएगा, और बन गया। पेंटेनोइक एसिड से ब्यूटेन बनाना है, और साथ साथ एक कार्बन भी कम हो रहा है। फिर कहते हैं कितनी तो मेथड है, वुड्स भी है, ये भी है, ये भी है। हम कैसे सोचें? एक ही मेथड है जिसमें कार्बन कम हो रहा है, वो उठा के लगा दो। तो ये कन्वर्जन की प्रैक्टिस अभी तो नहीं, चैप्टर पूरा होने पे होगी और एक दिन पूरा इसी पे रखेंगे, उससे रिवीजन भी होता है। सो नोटेड, आई मीन टू से अंडरस्टूड कि सोडा लाइम से क्या किया जा रहा है। अब इसमें CaO का रोल क्या है? NaOH का रोल तो है, पहले तो उसने सॉल्ट बनाया, बट CaO का रोल पहले स्टेप में तो मुझे कुछ खास दिखाई ही नहीं दे रहा है भी क्या? टू कीप अगेन NaOH ड्राई। तो यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड का एक ही रोल है, NaOH को सॉल्युबल नहीं होने देना वाटर में, ड्राई रखना है ताकि वो उधर अटैक करे, ना कि वाटर के साथ सॉल्युबल होके डिसोसिएट हो जाए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अंडरस्टूड? डीकार्बोक्सिलेशन। अब डीकार्बोक्सिलेशन के बाद पहले बताइए इतने में किसी को इशू? पहला मेथड एसिड से डीकार्बोक्सिलेशन बाय यूजिंग सोडा लाइम। दूसरा मेथड इसी एसिड से, ये ध्यान से सुनना है, आई थिंक आखिरी यही है, कोल्ब्स। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, अगेन आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ठीक है, तो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इसे पहले पूरा सुनेंगे फिर लिखेंगे, क्योंकि इस पे बहुत मजेदार सवाल आते हैं, इजी आते हैं, डुएबल आते हैं। मैंने आपको अगेन ये क्या दिया है बच्चों, बताओ? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर आप वो एसिड बता सकें तो और बढ़िया, प्रोपेनोइक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड लो, वाटर में मिक्स करो, सॉल्ट है भाई, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, और इलेक्ट्रोलिसिस कर दो। राइट, इलेक्ट्रोलिसिस करते वक्त मुझे ये पता है उसके अंदर ये एनायन बनेगा और ये कैटायन बनेगा, चेक। तो एनोड पे कौन जाता है? खबरदार जो एनायन बोला, रिडॉक्स चैप्टर पढ़ा के आई हूँ। एनोड पे क्या होता है? रेड कैट से बताया था, रिडक्शन एट कैथोड। एनोड पे कौन जाता है? जिसको ऑक्सीडाइज होना होता है, ना कि एनायन। फंसोगे बहुत जल्दी। एनोड पे हर वो स्पीशीज जाएगी जो ऑक्सीडाइज होना चाहती है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन करेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? जो इलेक्ट्रॉन से दुखी है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जिसपे नेगेटिव चार्ज है, वो गया एनोड पे फटाक से, मेरे को ऑक्सीडाइज होना है, ले लो एक इलेक्ट्रॉन, ले लिया, क्या बचा? रेडिकल। यानी इस मैकेनिज्म में भी कंफर्म्ड कौन आ रहा है? रेडिकल आ रहा है। ठीक है, चलिए। सो जब ये रेडिकल बचा, थोड़ा ध्यान से क्योंकि कुछ नया है आपके लिए यहां पर, ठीक है, जो आपने अभी तक नहीं सुनी है चीज। कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में आप जानते हैं निहायत स्टेबल गैस है, इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा है। वंस इट इज फॉर्म्ड, ये अर्थ के चारों तरफ ब्लैंकेट बना रही है, और आप जानते हैं इसी वजह से वार्मिंग हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेबल गैस पॉसिबल। अगर इस, ये है कौन? निहायत अनस्टेबल स्पीशीज, सारा परिवार इसमें भुगत रहा है अनस्टेबिलिटी। तो CO2 कहेगा मैं बाहर बहुत स्टेबल हूं, आई एम लीविंग यू। इसके लिए टेक्निकल टर्म है इस सब्जेक्ट में लीविंग ग्रुप, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गुड लीविंग ग्रुप। वो सबसे पहले इस डूबती नाव को छोड़ के बाहर निकलेगा। मैं बाहर इतना स्टेबल हूं, मेरे को तो उल्टा निकलने का पैसा मिलेगा, मैं बाहर निकल रहा हूं, बिकॉज आई एम हाईली स्टेबल आउटसाइड। निकल गया सब पीछे छोड़ के।
अब पीछे छोड़ के क्या छोड़ के निकला, 3 ये और इनके पास इनका एक रेडिकल रखो। तो आई एम लिविंग बिकॉज आई एम वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप पॉसिबल। अब ये क्या है, फ्री रेडिकल। यही प्रोसेस 1 बार 2 बार 100 बार हजारों बार हो रही होगी। हर बार क्या हो रहा होगा, एक रेडिकल बनता जा रहा होगा। ये जितने भी रेडिकल बनते गए साथ की साथ 2-2 रेडिकल मिलके कंज्यूम होते गए और क्या बना, ब्यूटेन। चेक, ब्यूटेन, हेक्सेन, सॉरी। मुझे बिफोर एंड आफ्टर में आपसे कुछ एनालिसिस चाहिए, वेरी इंटरेस्टिंग, जिसके लिए मैंने कहा पहले सुन लो क्योंकि बहुत मजेदार सवाल है जो आप जवाब दे सकते हो। बिफोर एंड आफ्टर, एनी कमेंट? इसमें डुप्लीकेट हुआ, इसमें नहीं हुआ, 2 कार्बन कम, अच्छा 2 कार्बन ऐड हो गए। अच्छा अभी इस पे टिके रहना, इस पे टिके रहना, बदलना नहीं अभी। नहीं 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 नहीं, अब आई गॉट अ लूज बॉल, आई वांट टू हिट इट फॉर अ 6। सो 2 कार्बन ऐड हो गए। तो अगर बेटा मैंने पेंटेनोइक एसिड का दिया होता तो क्या बनता? नहीं नहीं, मेरे बोलने के तरीके से मत जाओ, मैं तुम लोगों को सिर्फ डरा रही हूं। तब भी 2 ही ऐड होते, तब 3। फिर ये तो मजाक हो गया, फिर वो जनरलाइजेशन नहीं हुई। कोई और जनरलाइजेशन? हाँ, डबल हो रही है विदाउट, यस, ओनली आर इज गेटिंग डुप्लीकेटेड। फंक्शनल ग्रुप हटा दीजिए, कौन सी चीज डुप्लीकेट हो रही है? आर। इसीलिए नीचे RCOONA लिखा है कि किसी को हिंट चाहिए तो अलग रंग में लिखा है मैंने, राइट। दिस आर इज गेटिंग डुप्लीकेटेड, बस। COO तो लिविंग ग्रुप है, COO निकलता जा रहा है, हजारों आर रेडिकल बनते जा रहे हैं, 2 मिलके क्या बनाते जा रहे हैं, डुप्लीकेट होके एल्केन। उस इलेक्ट्रोलिसिस से अगर आपको पेंटेन बनाना है, कौन सा एसिड लोगे? बन ही नहीं सकता भाई, जब डुप्लीकेट हो रही है चीज तो पेंटेनोइक तो कैसे ही बनेगा, राइट? नहीं बनेगा ना। अच्छा, इतने पे नहीं शांति करते, ये पता चल गया, इसलिए आप भी लिखा करो। हाँ, ब्यूटेन बनाना है तो क्या लूं? कहीं से आया इथ, मेरे को तो गलत ही पकड़ना अच्छा लगता है। प्रोपेनोइक एसिड, चलो जैसे कहो। ये उड़ जाएगा, इसका डुप्लीकेट होके ब्यूटेन ही बनेगा। ना तुम इससे प्रोपेन बना सकते हो, ना तुम इससे पेंटेन बना सकते हो। लास्ट क्लास से अब तक डुप्लीकेशन ज्यादा हो गया है, अब डुप्लीकेशन की गलती की तो फिर थोड़ा सा लगेगा यार, शर्म तो आएगी थोड़ी सी, क्यों? दोबारा देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए चीजों। तो भूल सकते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते इन चीजों को। देन तीसरी मेथड कोल्ब्स हो गई। एसिड से क्या क्या थी? 2 मेथड्स, लेट्स रिवाइज। पहली मेथड क्या थी? डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम, NaOH और CaO। उसमें और क्या पूछा जा सकता है? हाँ, डीकार्बोक्सिलेशन कुछ खास नहीं। कितने कार्बन कम होते हैं बिफोर एंड आफ्टर? ओनली 1, डिसेंट ऑफ सीरीज, राइट। दूसरा मेथड तो कोल्ब्स देख ही लिया है, कोल्ब्स अभी पूछने का फायदा नहीं, अभी आपको याद होगा। चौथा मेथड हमने किस किस से एल्केन बना लिए? अनसैचुरेशन से बनाया, फिर हमने एल्काइल हैलाइड से बनाया, फिर हमने एसिड से बनाया, फिर हमने अब एल्कोहल, एल्डिहाइड और एसिड से भी बना सकते हैं। एसिड से कोल्ब्स तो था ही, और भी हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड। एक चीज देखना सभी लोग, मैं सिंपल सा एल्कोहल लिख रही हूं CH3OH, बहुत ही सिंपल एल्डिहाइड लिख रही हूं और बहुत ही सिंपल एसिड। पहले तो ये रिवाइज कर लो, IUPAC नॉमेनक्लेचर के थ्रू हमने फंक्शनल ग्रुप आपको कन्वे किए थे। अगर मैं इसमें से ऑक्सीजन रिमूव कर दूं, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। इसमें से भी मैं ऑक्सीजन रिमूव करके, ऑब्वियसली उसकी जगह कुछ आ रहा है, मैं ये नहीं कह रही कुछ आ नहीं रहा, रिमूव कर दूं, उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। इसमें से भी मैं ऑक्सीजन रिमूव कर दूं, उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो रिडक्शन इज नॉट ऑलवेज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन इज ऑलवेज नॉट ऑलवेज दिस, बट इट इज ऑल्सो रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज लाइक ऑक्सीजन, लाइक हेलोजन। तो इन सब का आपने अब एक ही काम करना है, इतना हाइड्रोजन सप्लाई कर दो, इतना हाइड्रोजन दे दो कि ये ऑक्सीजन भी बाहर निकल जाए और इसका क्या हो जाए? वाटर बन जाए, और जो भी उसकी जगह है बनती है, अगर जगह उसकी जगह हाइड्रोजन भी सप्लाई हो जाए।
रेड फॉस्फोरस के साथ HI केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पे आते हैं और इक्विलिब्रियम पे आते हैं। ये सारे एसिड्स हैं, चेक। और ये आपके टेस्ट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। जब इक्विलिब्रियम में एसिड बेसिक स्ट्रेंथ पे बात हुई थी और तब हमने ये कहा था भाई HCl तो आप बचपन से ही जानते हो एसिड है, HBr उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, HI उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? यस, ज्यादा इजीली टूट सकता है। क्यों? साइज इनकम्पैटिबिलिटी। यहीं पर मैं एग्जांपल लाती हूँ, एक फुटबॉल और एक टेबल टेनिस की बॉल है, फटाक से टूटेगा। HI बना नहीं कि टूटेगा, टूटेगा तो H तो खुले सप्लाई होंगे। यही यहां पर हुआ। मैं एक हेलोजन एसिड, प्रेफरेबली वन ऑफ द बेस्ट हेलोजन एसिड लेकर आई, HCl से ज्यादा स्ट्रांग, क्योंकि मेरे को खूब सारा हाइड्रोजन चाहिए था। वो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेके बाहर चला गया और पीछे क्या बचा? ये हाइड्रोजन इस पे गया, ईथेन। सिंपली एल्डिहाइड पे भी यही काम किया, इस पूरे ऑक्सीजन को लेके चला गया एज वाटर और इसकी 2 वैलेंसी डिस्टर्ब कर दी। क्या दिक्कत है? 2 हाइड्रोजन पहुंचा दिए। तो ये दीज टू विल बी इन क्लास 12 जो हम लिस्ट बनाएंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स की कैटेगरी में सबसे पहला आएगा आपके पास। तो एल्डिहाइड ले आओ, कीटोन ले आओ, अल्कोहल ले आओ, एसिड ले आओ, कोई भी ले आओ, हर एक को रिड्यूस करके एल्केन बनाया जा सकता है।